नारी शक्ति के इस दौर में जब हम बच्चियों की शिक्षा और उनके मजबूत कदमों को आगे बढ़ाने में कोई कसर छोड़ना नहीं चाहते, उसीलिए हम ये कार्यक्रम और ये मुहिम चला रहे हैं। ऐसी ही एक नेत्री, ऐसा ही एक नाम छत्तीसगढ़ के सियासी जगत में तेजी से उभरा, उदीयमान हुआ और आज एक बड़ी मजबूत पहचान बना चुका है। वो हैं पंडरिया से विधायक भावना बोहरा जी। मैं चाहता हूं एक बार जोरदार तालियां आप उनके लिए बजाइएगा। सबसे पहले मैं उनकी एक झलक आपको इस मंच पर दिखाना चाहता हूं। उनके अब तक के सफर को आप भी देखें। उनके हर एक कदम से हम सब कुछ आज सीखना चाहेंगे और स्पेशली आप सभी वो बच्चे जो आज एक ऐसे मुकाम पर, पड़ाव पर खड़े हुए हैं, जिनका आने वाले समय में ऐसे कई मंच इंतजार कर रहे हैं सफलता के साथ। तो आइए भावना जी के जीवन की, अब तक की उपलब्धियों की, उनके बेहतरीन कार्यों की एक झलक देखते हैं। भावना बोहरा पंडरिया से भारतीय जनता पार्टी की विधायक। इसके अलावा वे छत्तीसगढ़ शतरंज संघ की उपाध्यक्ष और महिला विंग की अध्यक्ष हैं। वे शुरुआत से ही शिक्षा और समाज सेवा से जुड़ी रही। उन्होंने भावना समाज सेवी संस्थान के द्वारा अपने सेवा संकल्पों को पूरा किया। भावना बोहरा ने सोशल वर्क में मास्टर्स किया है। वे 2020 में जिला पंचायत चुनाव में 76% से ज्यादा मतों की ऐतिहासिक जीत दर्ज कर प्रदेश में सुर्खियां बना चुकी हैं। 10 वर्षों से अधिक समय से समाज सेवा के क्षेत्र में कार्यरत रही भावना बोहरा अपने समाज सेवी संस्थान के माध्यम से महिला सशक्तिकरण, बेटियों की शिक्षा, उनकी सेहत, पर्यावरण संरक्षण, किसानों के प्रोत्साहन, गरीब और जरूरतमंद लोगों की सहायता के अनेक कार्य कर रही हैं। भावना की संस्था के द्वारा अब तक क्षेत्र में 1 लाख से अधिक जरूरतमंद लोगों तक लाभ पहुंचा है। कोरोना के भयंकर संक्रमण काल के दौरान भी हजारों कोरोना वॉरियर्स को कोरोना योद्धा के तौर पर सम्मान हो या फिर अन्य प्रदेशों में आश्रित क्षेत्रों के मजदूरों के लिए राशन और अन्य सहायता की व्यवस्था, भावना बोहरा और उनकी संस्था हमेशा से समाज के अंतिम व्यक्ति के उत्थान के लिए काम करने के लिए अग्रसर रही। वर्तमान में पंडरिया विधानसभा में 8 निःशुल्क एम्बुलेंस सेवाओं का संचालन, बेटियों को शिक्षा के लिए लगातार प्रोत्साहन और इसके लिए 3 निःशुल्क बस सेवाओं का संचालन, 1 निःशुल्क मोबाइल हेल्थ पैथ लैब का संचालन, पर्यावरण संरक्षण के लिए वृहद वृक्षारोपण अभियान, गरीब और जरूरतमंद महिलाओं को निःशुल्क सिलाई मशीन का वितरण, विभिन्न क्षेत्रों की प्रतिभावान महिलाओं का प्रोत्साहन, दिव्यांग जनों को निःशुल्क सहायता उपकरणों का वितरण। इसके अलावा कबीरधाम से जाने वाले कांवड़ियों को विगत 3 वर्षों से निरंतर भावना दीदी रुकने, ठहरने और उनके भोजन का पूरा प्रबंध करती हैं। समाज सेवा के ऐसे कई कार्य हैं जो भावना बोहरा और उनकी संस्था सतत कर रही है। अभी हाल ही में आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र ग्राम सिमरहा में दुर्घटना में हताहत परिवारजनों के 24 बच्चों की शिक्षा, विवाह और रोजगार की पूरी जिम्मेदारी स्वयं भावना बोहरा ने अपने कंधों पर उठा ली है। IBC 24 के मंच पर भावना बोहरा का हर्षित मन और हृदय से स्वागत है। तो जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए भावना बोहरा जी का। मैं आपको सादर मंच पर आमंत्रित करता हूं। आइए भावना जी, स्टेज इज योर्स। हम सब आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। भावना बोहरा जी पंडरिया से विधायक हैं। आप न केवल पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र में अपनी मास्टर्स डिग्री को आपने सामाजिक सेवा जैसे विषयों के साथ में चुना, बल्कि समाज सेवा के क्षेत्र में ऐसे ऐसे प्रतिमान आप गढ़ रही हैं कि आज राजनीतिक जगत में आपके पदार्पण के बाद भी ये कार्य हमें और तेजी से आगे बढ़ते नजर आ रहे हैं। भावना जी, आज चूंकि सारे स्टेट की टॉपर बेटियां आपके समक्ष हैं और आप स्वयं एक नारी शक्ति की और विद्यार्थी जीवन में कितना महत्व होता है पढ़ाई लिखाई का, एजुकेशन का, इसकी प्रतीक बनकर उनके सामने, इन विद्यार्थियों को आप क्या मैसेज देने से शुरुआत करेंगे? सबसे पहले तो आप सबको बहुत सारी दिल से ढेर सारी शुभकामनाएं हैं कि आप सब जितने टॉपर्स हैं आज उनको ऐसा मंच मिला है कि आपको यहाँ पे सम्मानित किया जा रहा है। तो निश्चित ही सबसे पहले आपको और आपके बाद आपके पेरेंट्स को और उसके बाद आपके जो टीचर्स हैं जिनका आपको यहाँ तक पहुँचने में कंट्रीब्यूशन रहा, आप सबको ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं हैं। क्योंकि जब भी हम टॉपर बनते हैं, कोई भी बच्चा अगर वो टॉप कर रहा है तो सिर्फ वो बच्चे की मेहनत नहीं है, उसके पीछे उसके माता पिता जो रात दिन मेहनत करते हैं और दूसरा जो उसके गुरु जो उसका मार्गदर्शन करते हैं, जो लगातार हमारी गलतियों को हमको बताते हैं कि यहाँ पे आपने सही किया, यहाँ पे आपको और इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। तो निश्चित ही किसी एक को श्रेय न दे करके आप तीनों को मैं इसका श्रेय देना चाहूँगी।
हालांकि टू बी वेरी फ्रैंक, मैं जब स्कूल में थी मैं टॉपर नहीं थी। हाँ, ये ज़रूर बोलूँगी कि मैं 80+ स्टूडेंट थी, लेकिन मैं ये नहीं था मेरे मन में कभी कि मैं 99 लाऊं, 95 लाऊं, लेकिन ये था कि मैं जितनी मेहनत करूँगी उतना मेरा रिजल्ट अच्छा आएगा, और जितनी मेहनत मैं कर सकती हमेशा मैंने उसका प्रयास किया है। और आज मैं जहाँ पर भी हूँ, मैं बिल्कुल ये बोलना चाहूँगी कि जितनी ईमानदारी से मैं उस समय मेहनत करती थी अच्छा परसेंट लाने के लिए, आज भी उतनी मेहनत करती हूँ। लेकिन एक चीज़ मैंने सीखी है, आप अपनी मेहनत के आधार पर रिजल्ट लाते हैं, लेकिन जो भी बच्चों में चीज़ें देखी गई हैं, मेहनत कम और रिजल्ट ज़्यादा चाहिए रहता है। तो मैं बस सबसे पहले शुरुआत यहीं से करूँगी कि मेहनत कम और रिजल्ट ज़्यादा, प्रैक्टिकल लाइफ में कभी ये चीज़ें पॉसिबल नहीं है। आप जहाँ तक पहुँचे आपकी मेहनत से पहुँचे हैं, और आगे भी भविष्य में ऐसे ही मेहनत करें, आप ऊंचाइयों को छुए, यही आप सबको मेरी शुभकामनाएं हैं। चलिए, भावना जी ने बता दिया कि वो भले ही टॉपर नहीं थी, लेकिन भावना जी, मैं चाहता हूं कि आप यहीं से शुरुआत करें कि आप स्टूडेंट कैसी थी, आपकी स्टूडेंट लाइफ में। आज आपके पास, आपको देख के लोग मोटिवेट होते हैं, लेकिन आपका मोटिवेशन क्या था जो आपने मास्टर्स में समाज सेवा जैसे क्षेत्र को चुना, फिर आपने राजनीति जैसे क्षेत्र को चुना। परिवार का असर होता है, लेकिन क्या सिर्फ परिवार का असर, आसपास का असर, कैसे आपने इस क्षेत्र को चुना? क्या ये स्टूडेंट लाइफ से तय था, पता था आपको कि मैं इस क्षेत्र में जाऊंगी, ये काम करूंगी? देखिए, मुझे लगता है जो भी बच्चा जिस माहौल में रहता है, निश्चित ही उस माहौल से हमें हमेशा सीखने को मिलता है। अगर मैं एक मिडिल क्लास फैमिली की मैं बात करूं, तो मिडिल क्लास फैमिली का बच्चा हमेशा से अपने पेरेंट्स को स्ट्रगल करते देखता है। उसको लगता है कि आज मेरे पेरेंट्स स्ट्रगल कर रहे हैं और मेरे पेरेंट्स की मुझसे बहुत सारी आशाएं हैं, तो मुझे उन आशाओं को पूरा करने के लिए निश्चित ही मेहनत करना है। अगर कोई बच्चा है एक हाई लेवल क्लास में, अगर मान लो किसी को भगवान ने अगर किसी को जन्म दिया है, तो वो बच्चा ये सोचता है कि मेरे माता पिता ने अपना एक लेवल सेट कर लिया है, मुझे इसको और हाई करना है। एक अगर कोई बहुत ही सामान्य परिवार का बच्चा है, उसको लगता है कि जब सरवाइव करने के लिए मेरे माता पिता डेली के लिए इतना स्ट्रगल कर रहे हैं, 2 टाइम का खाना जिनको नसीब नहीं होता वो 2 टाइम के खाने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, वो बच्चा सोचता है कि मुझे कम से कम इस लायक में बनूं कि मेरे माता पिता को 2 टाइम के भोजन के लिए सोचना ना पड़े। तो बच्चा जिस परिस्थिति में रहता है, मुझे लगता है कि काफ़ी कुछ उसमें सीखने को मिलता है, और उन्हीं परिस्थितियों से मैं भी निकली हूँ। मैं कहना चाहूँगी, मेरी मदर जो है वो कॉलेज में थी, मेरे फादर पॉलिटिक्स में थे, और हमारा एग्रीकल्चर था, खेती थी हमारी गांव में। तो शुरू से जो माहौल मुझे मिला वो एक एजुकेशन के साथ साथ एक फॉर्मर जो किसान वाला जो एक बैकग्राउंड है, शुरू से वो मिला है। तो कहीं ना कहीं उसका नतीजा है। और बेमेतरा जैसे छोटे शहर में जो जिला अभी बना है, उस समय तहसील था। जब मैं स्कूल में थी, मुझे याद है कि स्कूल भी वहाँ पे गवर्नमेंट स्कूल था, उसके अलावा एक भी स्कूल नहीं था। तो मुझे लगता था कि आज जो बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं, जिनमें इतना टैलेंट है या जिनको अपने टैलेंट को दिखाने का अवसर मिल रहा है, वो हमें क्यों नहीं मिला। तो बस उसी इच्छा के साथ कि मैं जिस दिन इस लायक बनूंगी कि समाज के लिए, अपने क्षेत्र के लिए, या जहाँ से मेरा बॉर्न एंड बर्थ है वहाँ के लिए कुछ करूँ, तो उसी इच्छा के साथ वो पहली बीज मुझ पे पनपी थी कि जिस दिन मैं इस लायक बनूंगी, ज़रूर अपने क्षेत्र के लिए कुछ करूँगी। तो मुझे खुशी है कि जितना ईश्वर ने दिया है, पूरी ईमानदारी के साथ अपने क्षेत्र के लिए आज मुझे काम करने का अवसर मिल रहा है वहाँ पे। तो भावना जी, स्टूडेंट कैसी थी? शरारती बच्ची थी, बड़ी सिंसियर थी, चुपचाप रहकर पढ़ने वाली, देखिए, या सिंसियर क्रिएटिव थी, ज्यादा बोलने तो वाली बिल्कुल थी? नहीं थी, शरारती बहुत थी। लेकिन हाँ, शुरू से एक ये इच्छा थी कि लीडरशिप क्वालिटी जो आप बोलते हैं किसी बच्चे में, मुझे लगता है वो स्टार्टिंग से दिख जाता है। जब मुझे याद है, अभी भी जब मैं क्लास 5 में थी, जब क्लास 5 में पहले कैप्टन, अभी भी ट्रेंड है क्लास कैप्टन बनने का, बच्चों को पता होगा जो यहाँ पे बैठे हुए हैं, क्लास कैप्टन का रोल अलग ही रहता है। 30 बच्चों में 40 बच्चों में कैप्टन रहता है, जिसका रोल अलग ही रहता है। बच्चे सिर हिला रहे हैं, मतलब आज भी वो इम्प्रेशन है कैप्टन का। तो मैं क्लास 5 में थी, मुझे याद है कैप्टन बनने के लिए मैं एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। टीचर से बात की, भाई मैंने अच्छी पढ़ाई की है, मैं स्पोर्ट्स में अच्छी हूँ, मुझे बिल्कुल मौका मिलना चाहिए। क्लास के बच्चों से संपर्क करना कि भाई अगर वोटिंग आती तो आप लोग मुझे सपोर्ट करना। तो कहीं ना कहीं एक वो शुरू से दिमाग में था कि जहाँ 30 से 40 बच्चे हैं, मुझे उनमें अलग दिखना है, मुझे लीडरशिप करने का अवसर मिलना चाहिए। तो मुझे लगता है वो पहली सीढ़ी थी जब मेरा पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट आया। उसके बाद क्लास 12th में हम उस समय शाला नायक, शाला नायिका बोलते थे, अब तो बच्चे नाम काफ़ी चेंज कर लिए हैं। तो उस समय मैं क्लास 12th में स्कूल कैप्टन थी, स्कूल मॉनिटर थी। हम उस समय शाला नायक, क्योंकि हम हिंदी मीडियम से मेरा बैकग्राउंड है। कॉलेज जी। में आकर के मैंने इंग्लिश मीडियम से पढ़ाई स्टार्ट की। क्लास 12th तक मैं हिंदी मीडियम के स्टूडेंट थी। उसके बाद जब मैं कॉलेज में आई, तो कॉलेज में भी कहीं ना कहीं वो राजनीतिक चीज़ें दिमाग में थी। मैंने कॉलेज के इलेक्शन भी फाइट किया बेमेतरा कॉलेज से। तो उसके बाद शादी हुई कहीं ना कहीं, लेकिन दिमाग में वो चीज़ें साइमल्टेनियसली चल रही थी कि मुझे अपने क्षेत्र के लिए करना है। क्योंकि देखिए, राजनीति जो हम मानते हैं, जो हमको दिखता है, राजनीति वैसी नहीं है।
हमको लगता है कि बहुत आसान है, आप एक नेता बन गए, आप लीडर बन गए, आप विधायक बन गए, आप सांसद बन गए, आप मुख्यमंत्री बन गए, आपके लिए चीज़ें बहुत आसान है, लेकिन आप विश्वास करेंगे डे टू डे लाइफ में जो आप में चैलेंजेस आते हैं पॉलिटिक्स में रह के भी, वो काफ़ी बड़े चैलेंजेस हैं। और राजनीति ऐसा माध्यम है जहाँ पे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने बहुत बड़ा एक एग्जाम्पल सेट किया है कि कोई राजनीतिक व्यक्ति ऐसा भी हो सकता है जो हर एक व्यक्ति की चिंता करता है। तो कहीं ना कहीं उनको आइडियल मान करके शुरू से कॉन्सेप्ट रहा है, और आज भी जिस भी स्थिति में हूँ कोशिश करती हूँ कि इस क्षेत्र के लिए काम कर सकूँ मैं। तो मुझे लगता है राजनीति भी सेवा का एक माध्यम है, अगर उस तरीके से अगर आप लेना चाहें कि राजनीति आपको सेवा का अवसर बेहतर प्रदान करती है, क्योंकि आप उस पद में हैं कि आप उन चीज़ों को, चाहे सरकार की चीज़ें हों, चाहे आप पे जो भी प्रशासनिक क्षमता है, पावर है, आप उसको यूज कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि राजनीति भी समाज सेवा का एक बहुत अच्छा माध्यम है। चलिए, अब मंच आपका है। सक्सेस मंत्रा आप बताइए बच्चों को, फिर बच्चे भी आपसे सवाल जवाब करेंगे। कोशिश करिए। जी जी, प्लीज प्लीज। हालांकि आज ये मंच आईबीसी का है, और आईबीसी जहाँ बच्चों का मंच है, सॉरी आईबीसी का मंच नहीं, बच्चों का मंच कहना चाहूँगी मैं। आज ये बच्चों का मंच है, आप सबका बहुत वेलकम करती हूँ और बहुत सारी शुभकामनाएं देती हूँ। लेकिन मेरे नेचर में ये चीज़ें शामिल हैं कि कहीं भी मंच मिले मुझे, पहले मैं अपने भाषण की शुरुआत या अपने स्पीच की शुरुआत या कोई भी डिस्कशन है उसकी शुरुआत मुझे लगता है कि भारत माता के जयकारे से हमको करना चाहिए, और इसमें हमको पूरे जोश और ऊर्जा के साथ करना चाहिए, क्योंकि जिनकी छत्र छाया में हम बैठे उनका जयकारा एक बार ज़रूर बनता है। और मैं सभी से निवेदन करूंगी, दोनों हाथ उठा करके पूरी ऊर्जा के साथ भारत माता का जयकारा करेंगे। बोलिए भारत माता की, छत्तीसगढ़ महतारी की। ये मैंने शुरुआत इसलिए की क्योंकि हमेशा ये ट्रेंड में आता है कि कोई पॉलिटिकल पर्सन है, अगर वो पॉलिटिकल भाषण दे रहा है तभी वो भारत माता का जयकारा करता है। तो जयकारा करने के लिए मुझे नहीं लगता कि आपको पॉलिटिक्स में होना ज़रूरी है, चूंकि हम भारत माता के बच्चे हैं तो हमें जहाँ भी हो अपने देश का जयकारा करने से पीछे नहीं हटना चाहिए। तो अपनी शुरुआत इसलिए मैंने भारत माता के जयकारे से की है। और सबसे पहले मैं आईबीसी चैनल का, आईबीसी 24 का और साथ में आदरणीय गोयल जी का, पूरे परिवार का, आप सबका बहुत अभिनंदन करना चाहती हूँ कि लगातार ये 10वां साल है जब स्वर्ण शारदा स्कॉलरशिप बच्चों को इतने अच्छे अवसर प्रदान कर रही है कि उन्हें जो मेहनत उन्होंने की है उनको एक मंच मिल रहा है उनको सम्मानित करने का। तो निश्चित ही सबसे पहले आप बहुत बधाई के पात्र हैं, क्योंकि मेरा मानना ये है कि किसी चीज़ की शुरुआत करना बहुत आसान है, लेकिन उसको अंतिम रूप तक के लेके जाना और निरंतरता उसमें बनाए रखना अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो आप लोगों ने चैलेंज एक्सेप्ट किया है और बच्चों को लगातार यहाँ पे सम्मानित कर रहे हैं। पहले भी मुझे यहाँ आने का अवसर मिला है, कुछ कार्यक्रम में मैं पहले भी स्वर्ण शारदा स्कॉलरशिप के कार्यक्रम में आई हूँ, और आज आपके सामने आकर के बहुत खुशी हो रही है, खास करके जो बच्चे 12th के जो यहाँ पे टॉपर्स हैं। तो एक बार बच्चे मुझे हाथ दिखाएं, क्योंकि काफ़ी पेरेंट्स और बच्चे दोनों मिक्स हैं, तो मैं एक बार क्लियर हो जाऊँ कि बच्चे किस साइड पे बैठे हुए हैं। जैसा मुझे जानकारी मिली है छत्तीसगढ़ से जितनी भी टॉपर्स हमारी गर्ल्स हैं, आप सब यहाँ पे आई हुई हैं, तो आप सबको बहुत सारी शुभकामनाएं हैं। और मेरा मानना यही है कि गर्ल्स जो है वो मल्टी टैलेंटेड होती हैं। आप लोग मानते हैं ना इस बात को? मानते हैं ना? आप लोगों के साइड से रिप्लाई आएगा तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगेगा बोलने में, क्योंकि मैं बोलते जाऊंगी तो फिर लगेगा कि मैं यहाँ पे भाषण दे रही हूँ। और वैसे भी मुझे यहाँ पे ज़रूर इनवाइट किया गया एज अ काउंसलर या एज अ मतलब अपनी बातों को रखने के लिए, लेकिन जितना मुझे बताया गया इतनी कोई बड़ी हस्ती नहीं हूँ मैं भी आप लोगों को जैसे आज भी जैसे आप मेहनत कर रहे हैं आगे बढ़ने के लिए, मैं जिस फील्ड में हूँ लगातार मैं भी उस फील्ड में मेहनत कर रही हूँ आगे बढ़ने के लिए। तो आप ये बिल्कुल मत सोचें कि हमें यहाँ पे कोई अलग से कोई चीज़ें बताने वाला ऐसा कोई विषय नहीं, बस मैं आप लोगों से चर्चा कर रही हूँ ताकि मैं अपना नॉलेज बढ़ा सकूँ। तो आप लोग भी कहीं लग रहा है बिल्कुल आप लोग भी अपनी चीज़ें बता सकते हैं, क्योंकि जब कम्युनिकेशन दोनों साइड से होगा तो मुझे लगता है चीज़ें ज़्यादा बेहतर होंगी। तो आप सबको बहुत सारी बधाई है। और मुझे पता चला कि 5 हमारे बच्चे भी यहाँ पे बॉयज़ भी हैं 5, तो वो कहाँ बैठे हुए हैं? पीछे आप भी? अच्छा, गर्ल्स ने आपको पीछे कर दिया? हाँ, मौका नहीं दे रहे आगे आने का? आपको भी मौका मिला है। खुशी हुई जानकर कि जहाँ हमारे बच्चियाँ जिनको प्राइज़ मिल रहा है, उसके साथ साथ हमारे जो बेटे हैं क्षेत्र के 5 जो डिवीज़न से, जो हर डिवीज़न से जो बच्चे फर्स्ट हैं उनको भी आप लोगों को अवसर मिला है। तो आप सबको भी बहुत सारी बधाई है। और यहाँ तक पहुँचने के लिए निश्चित ही आप लोगों ने मेहनत तो बहुत की होगी। मेहनत की है कि बिना मेहनत के यहाँ तक पहुँच गए हैं? मेहनत की है। किसको बोलते हैं मेहनत करना? कैसे करते हैं मेहनत आप?
हाँ, कोई बताएगा मुझे एग्जाम में टॉप करने के लिए आप लोगों ने क्या मेहनत की है? कोई भी बताइए। आपने पढ़ाई अच्छी की है ना? पढ़ाई के साथ साथ आपने कंसंट्रेट किया, ठीक है? और इसके अलावा क्या रहता है जो हमको पढ़ाई करने में आगे लाता है? सॉरी, सेक्रीफाइस। अच्छा, क्या सेक्रीफाइस किया आप लोगों ने पढ़ाई के लिए, जरा मुझे बताएंगे आप? हेलो, हेलो मैम, बहुत सारा कंसंट्रेशन किया है, सेक्रीफाइसेस भी किए हैं। सेक्रीफाइसेस में ये है कि मान लीजिए आपका कल टेस्ट है और यहाँ पे कोई शादी है, फंक्शन है, तो उसमें जाने का सेक्रीफाइस किया है कि हमें पढ़ना है, हमारा टेस्ट है, हमारे एग्ज़ाम्स हैं। और फैमिली टाइम भी कभी कभी करना पड़ता था कि बिल्कुल। देखिए, आप उसको सेक्रीफाइस बोल रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन मुझे लगता है कि वो आपके अंदर की इच्छा शक्ति है। आपको अगर दो में से जब कोई एक चीज़ चूज करनी पड़ती है और आपको लगता है कि नहीं ये मेरे लिए बेटर है बजाय इसके जो मुझे आगे लेके जाएगा, उसको आप कहते हैं आपकी इच्छा शक्ति। जो आप सेक्रीफाइस करें कुछ हद तक वो सही है, लेकिन आप में जो इच्छा शक्ति थी उसके कारण आपने सही डिसीजन लिया कि मेरा कल एग्जाम है, मेरा फोकस अभी मेरी स्टडी होनी चाहिए, ना कि कोई शादी या कोई और फंक्शन। बहुत अच्छी बात है। निश्चित ही बैठे बेटा, क्या नाम है आपका? महक अग्रवाल। महर, कहाँ से है महर आप? महासमुंद से, रायपाल। महासमुंद से, ओके। बहुत अच्छी बात है। देखिए, चाहे मैं अपनी बात करूं, चाहे यहाँ जो हमारे मीडिया की टीम बैठी उनकी बात करूं, जो आपके पेरेंट्स बैठे हैं उनकी बात करूं, कहीं ना कहीं आज जहाँ तक आप पहुँचे हैं, आपके समर्पण, आपकी इच्छा शक्ति, आपका टैलेंट है, तभी आप यहाँ तक कि आज पहुँच पाए हैं। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल आप देखेंगे, क्योंकि हमारे गर्ल्स ज़्यादा हैं, बच्चियाँ ज़्यादा हैं, इसलिए आप पे ही ज़्यादा बात करूँगी मैं। अभी आप बता सकते हैं, कल हम ओलंपिक आप सब देख रहे हैं, पेरिस में ओलंपिक हो रहा है, आप सब देख रहे हैं, उसमें टॉप किसने किया है? अभी टॉपर्स मोस्टली कौन है? गर्ल्स है ना। कल ही हमारी एक मनु भाकर ने टॉप किया, उसमें मेडल लेके आई है वो। तो आप लोगों को खुशी होती है कि नहीं होती है? होती है ना। तो देखिए क्या होता है, जब मैं स्कूल में थी, मैं अपनी बात करूं, जब मैं किसी को देखती थी, स्पेशली अगर मैं, क्योंकि मैं पॉलिटिक्स में हूं या मैं एक सामाजिक संस्था रन करती हूं, तो मैं अगर उसकी बात करूं, शुरू से जो चीज़ें दिमाग में थी, तो मुझे लगता था कि सुषमा स्वराज जी कितना अच्छा बोलती हैं। उनको, उनमें जितना टैलेंट है, जितना उनमें नॉलेज है, जितना उनको शब्द ज्ञान है, काश मैं इनके जैसे बन पाती। तो आपकी एज में जब हम रहते हैं, मैं अपनी बात करूं, जब मैं 10th में थी, 12th में थी, तो मुझे लगता था जब मैं किसी को देखती थी कि काश मैं इनके जैसी बन पाती। फिर छोटे थे तो लगता है कि नहीं यार ये ज़्यादा अच्छा है, काश मैं इनके जैसी बन पाती, या वो अच्छे हैं, सीएम बने हैं, काश मैं उनके जैसी बन पाती, ये है काश मैं इनके जैसा। तो मेरा बताने का मतलब ये कि आप जिस एज में हैं, हमको ये लगता है कि नहीं ये चीज़ें ज़्यादा अच्छी हैं, हमको ये करना चाहिए, नहीं वो चीज़ें ज़्यादा अच्छी हैं, वो करना चाहिए। लेकिन जैसा आपने कहा कि जब तक आप राइट पाथ नहीं चूज करेंगे कि आपको क्या चाहिए, आप किसके जैसे बनना चाहती हैं। क्या आपने अपना नाम महक बताया है ना, क्या आप महक बन के कुछ अचीव करना चाहती हैं? महक भावना बोरा नहीं बन सकती, भावना बोरा महक नहीं बन सकती। तो मैं आप लोगों से सबसे पहले यही कहना चाहूँगी कि आपके जो टैलेंट हैं, आप जो खुद बनना चाहती, अपने आप को उस स्टेज पे आप 10 साल बाद देखिए जहाँ बनना चाहती हैं, और किसी के जैसा बनने से अच्छा है कि आप ये कोशिश करें कि आपको कोई एडमायर करे कि मैं 10 साल बाद आज यहाँ हूँ महक, तो हो सकता है कोई बच्चा ये बोले कि मैं महक जैसा बनना चाहती हूँ। तो आप में सबसे पहले ये टैलेंट होना ज़रूरी है कि जो भी आप कर रहे हैं वो बेस्ट कर रहे हैं, और जो डायरेक्शन आप ले रहे हैं वो सबसे अच्छा है, ये आप पे बहुत ज़रूरी है। इसके साथ साथ मैं एक चीज़ और आपसे पूछना चाहूँगी मैं, क्योंकि बच्चे ज़्यादा हैं, पेरेंट्स के पास थोड़ा सा बाद में आऊँगी, आप लोग के लिए भी मेरे पास कुछ मेरे दिमाग में कुछ चीज़ें हैं, क्योंकि मैं भी बच्चों की मम्मी हूँ, 2 बेटियाँ हैं मेरी, तो आप लोगों से निश्चित ही मुझे भी कुछ सीखने को ज़रूर मिलेगा। लेकिन मैं बच्चों से एक चीज़ ज़रूर पूछना चाहूँगी कि हम बात करते हैं कि ये हमारा उद्देश्य है, ये हमारा एम है, कभी हम बोलते हैं कि ये हमारा सपना है, हमारा ड्रीम है। तो आप लोग बता सकते हैं कि एम में और ड्रीम में क्या डिफरेंस होता है? कोई भी, इधर जो बच्चियां बैठी हैं या इधर जो बच्चियां बैठी हैं, दोनों में क्या फ़र्क है? आप जो उद्देश्य लेके चलते हैं और आपको जो सपना है उसमें क्या फ़र्क है? कोई बता सकता है मुझे? हेलो मैम,
मैम यहाँ हूँ। हाँ जी बेटा बताइए। मैम सपना और एम में ये फ़र्क होता है कि जब हम सपना देखते हैं तो हम सो के देखते हैं कि यह हम करेंगे, लेकिन एम्स का मतलब ये है कि इसको मैंने को करना है और मैं करके दिखाऊंगी। सपने कभी पॉसिबल होते हैं या नहीं होते हैं हमें नहीं पता, लेकिन एम को उसको करके दिखाना है, ये होता है। बहुत अच्छी कोशिश की आपने। और कोई बताना चाहेगा? थैंक यू बेटा। आपका नाम बताइए। अंकिता रजक। अंकिता, कहाँ से अंकिता? भरतपुर से मैम, मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर मनेंद्रगढ़। डिस्ट्रिक्ट। वाह बहुत अच्छा, थैंक यू बेटा। और कोई Thank you, बताना ma'am. चाहेगा? नमस्ते मैम, मेरा नाम कोपल अम्बस्ट है। मैम सपने और एम में एक सबसे बड़ा डिफरेंस ये रहता है कि सपना जब हम देखते हैं ना तो हमेशा हम सोचते रहते हैं काश हमारे पास ये होता, ये मेरा सपना है। लेकिन जब हम एम रखते हैं ना, अंदर से एक मोटिवेशन आता है कि नहीं, ये एम मैंने अगर सेट किया है तो मुझे इसको अचीव किसी भी हाल में करना है। वो अंदर से सेल्फ मोटिवेशन वाली बात आ जाती है। और जो ड्रीम्स हैं वो तो हम बहुत सारे देख लेते हैं, लेकिन सब में उस लेवल का मोटिवेशन नहीं मिल पाता हमको। लेकिन जो एम है वो हमारे मन से आता है, अंदर से आता है, उसके लिए जो जोश रहता है वो अलग रहता है। और जो ड्रीम्स रहते हैं वो रहते हैं हाँ ठीक है, कभी ना कभी तो पूरा कर ही मतलब लेंगे। ड्रीम्स कैजुअल है कि ठीक है, होगा तो होगा, नहीं तो नहीं होगा, ऐसा? लेकिन एम का ये रहता है कि कंफर्म हमको करना ही है। आप लोगों ने बहुत अच्छी कोशिश की है। देखिए, जो हमारा एम है और जो हमारा ड्रीम है, मुझे लगता है वो दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। अगर आप आज आपने 12th पास कर लिया, आप कॉलेज में एडमिशन लेंगे, ग्रेजुएशन करेंगे, कोई बीबीए करेगा, कोई और कुछ करेगा, कोई एमबीबीएस में जाएगा, अलग अलग फील्ड आपने अपने लिए चूज़ किया है। आपने एक उद्देश्य बना के रखा था कि मुझे डॉक्टर बनना है, या मुझे इंजीनियर बनना है, या मुझे बिजनेस करना है, या मुझे ये करना है। आप लोगों ने सबने कुछ ना कुछ सोच के रखा है, सोचा है ना। तो वो आपका क्या हो गया, कैरियर के लिए आपने सोचा है कि इस फील्ड में मेरा ये कैरियर होगा, मुझे ये बनना है। तो कहीं ना कहीं जो आपका उद्देश्य है, अगर आज के परिप्रेक्ष्य में मैं बात करती हूँ, तो कहीं ना कहीं आपका जो उद्देश्य आपने लेके रखा है वो आपके कैरियर के ऊपर डिपेंड करता है। आप अपना कैरियर उसमें बनाना चाहते हैं। लेकिन मैं सपने की अगर बात करती हूँ, जैसे मैंने एक सपना देखा था कि भाई मैं जब बड़ी होंगी तो मेरे 2 सपने हैं। वो मैंने उद्देश्य नहीं बनाया था। पहले था कि जहाँ पे स्कूल की कमी है, मुझे वहाँ पे मेरे जो बेमित्र है, मुझे एक वहाँ स्कूल डालना है। मैंने डाला, ईश्वर ने साथ दिया, मैंने डाला। दूसरा मेरा सपना था कि मैं एक ऐसी पॉलिटिशियन बनूं जो लोगों के दुख दर्द को समझ सकूं, जो मैं भी कंटिन्यू प्रयास कर ही रही हूँ। तो देखिए, उद्देश्य में और सपने में मुझे लगता है कि दोनों चीज़ें पैरेलल होनी चाहिए। ये बात आपने सही कही कि काश ऐसा होता, ये हम सोचते हैं, लेकिन वो काश शब्द जो है कहीं ना कहीं वो आपकी उम्मीद है। और उम्मीद जब हम करते हैं तो निश्चित ही हमें आगे बढ़ने का अवसर मिलता है। इसलिए मैंने कहा कि आपको उद्देश्य और आपके सपने दोनों एक दूसरे के पैरेलल चलते हैं। अगर आप सपना नहीं देखेंगे तो क्या आप डॉक्टर बन जाएंगे? नहीं बन पाएंगे ना। आप उद्देश्य लेके नहीं चलेंगे तो क्या आप डॉक्टर बन जाएंगे? नहीं। लेकिन साथ साथ मैं इसलिए आपको पूछे कि आपका सपना क्या है, कि कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ें आप में डेवलप होनी ज़रूरी है जो अपने सोसाइटी को आप सर्व कर सकें। इसलिए मैंने बोला कि आपके अंदर का सपना क्या है। जब आप कुछ भी बन जाएं, आज गोयल जी बहुत अच्छे एग्जाम्पल हमारे सामने हैं, जो बिजनेस बहुत सक्सेसफुल बिजनेसमैन हैं, स्कूल का भी संचालन कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ स्वर्ण शारदा स्कॉलरशिप भी ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। इसके पीछे उनका कोई स्वार्थ नहीं है, एक समाज सेवा है कि मैं लोगों के लिए, बच्चों के लिए कुछ करूं जिससे बच्चों को आगे आने का अवसर मिले। तो ये उनका उद्देश्य नहीं, उनका सपना था। शायद वो कभी सोचे होंगे अब कि ऐसा होगा तो मैं, ये मेरा सपना है, अगर उस स्थिति में पहुंचूंगा तो मैं ज़रूर, मैं शायद सही बोल रही हूँ, आपने ऐसा कभी सोचा होगा सपने में कि मैं ये करूंगा, तो आज अपने सपने को पूरा कर पा रहे। सपना नहीं देखते तो शायद जो बच्चों को आज यहाँ पे पुरस्कार मिल रहा है, पुरस्कृत नहीं होते। तो इसलिए उद्देश्य जो आपके करियर का है वो ज़रूर लेके चले, लेकिन अपना सपना उद्देश्य के साथ साथ जो आपको अपनी सोसाइटी के लिए करना है, वो सपना मुझे लगता है कि आपके अंदर ज़रूर होना चाहिए, और स्पेशली गर्ल्स में। क्योंकि जैसा कि मैंने पहले भी कहा है कि गर्ल्स मल्टी टैलेंटेड होती हैं। जब भी गर्ल्स का एग्जाम्पल आता है, क्योंकि हम पार्टी से भी बिलोंग करते हैं, बीजेपी से आते हैं, तो हमारे भी आप लोगों के जैसे बहुत क्लासेस चलती है। ऐसा नहीं है कि हम विधायक बन गए हैं तो हमको फ्रीडम मिल गया कि आप जो चाहे वो जाके करें, क्योंकि बीजेपी बहुत संगठित पार्टी, पॉलिटिक्स में नहीं जाऊँगी मैं, लेकिन ये ज़रूर कहूँगी कि हमारी भी बहुत क्लासेस चलती है और हमको भी क्या करना चाहिए समाज के लिए, ये हमेशा एक प्रेरणा मिलती है। और जब भी ऐसा विषय आता है, या जब भी कभी मुझे ऐसा अवसर मिलता है कि घर में 10 मिनट बैठ के मैं टीवी देख सकूं, तो मुझे लगता है कि आप लोगों से मैं ज़रूर पूछूंगी कि आप लोगों को क्या देखना पसंद है। लेकिन मैं हमेशा
झांसी की रानी मूवी ज़रूर देखती हूँ। आप लोगों को भी मैं पूछूंगी वो इस क्यों देखती हूँ, वो भी आप लोगों को मैं ज़रूर बताऊंगी। लेकिन आप लोगों को मूवी देखना पसंद है कि नहीं, ये मुझे बताइए। पसंद है? नहीं है किसी को पसंद? अच्छा, रील्स कितने बच्चों को बनाना पसंद है यहाँ पे? नहीं बनाना है, पक्का है ना? मैं इसलिए बोल रही हूँ, देखिए आप जो चीज़ें देखते हैं, जो चीज़ें समझते हैं, कहीं ना कहीं वो आपके नेचर पे डिपेंड करता है। जब भी हम झांसी की रानी की बात करते हैं, कहीं ना कहीं एक ऐसी महिला का व्यक्तित्व तो हमारे सामने आता है जो शायद जो सबसे पहली फ्रीडम फाइटर थी एज अ वुमेन। आता है ना दिमाग में, जब भी किसी महिला फ्रीडम फाइटर की आप बात करेंगे, किसका चेहरा आपके सामने आता है? झांसी की रानी का। जब भी आप, अगर आज मैं आपसे पूछूंगी कि अगर ऐसी कोई महिला आप मुझे बताइए जो स्पोर्ट्स में है, तो रिसेंटली आपको किसका चेहरा याद आएगा जो टॉपर में है? किसका याद आएगा? मनु भाकर का, जिसने रिसेंटली अभी क्या जीता है? क्या जीता है बताइए आप लोग, क्या जीता है मनु भाकर ने? आप लोगों को नहीं पता? इधर पीछे बच्चे बैठे हैं। हाँ, कांस्य पदक जीता है उसने ना पेरिस ओलंपिक में। तो निश्चित ही मैं इसलिए ये चीज़ें बोल रही हूँ कि लगातार मैं आपको यही बताना चाह रही हूँ कि कभी कभी ये होता है कि हमने, मेरे साथ ही बहुत सारे मेरे कॉलेज की स्कूल की फ्रेंड्स थी मेरी, उनमें इतना टैलेंट था, लेकिन उनको ये था कि चलिए ठीक है हमको ग्रेजुएशन करना है, उसके बाद फिर ज़्यादा कुछ नहीं है। बॉयज़ को ज़्यादा टेंशन रहता है कि आगे क्या करना है, लेकिन टाइम चेंज हो गया है। जितना ज़्यादा आज गर्ल्स अचीव करती हैं, बॉयज़ भी डेफिनेटली मेहनत करते हैं, लेकिन जितना टैलेंट गर्ल्स में है, मुझे लगता है कि आपको उतनी अपॉर्चुनिटी मिलती है पेरेंट्स से। इक्वलिटी की जहाँ हम बात करते हैं, वो टाइम चले गया है कि पहले मेल को या बॉयज़ को ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलती थी, गर्ल्स को कम मिलती थी। आज स्थिति ये है किसी भी घर में कि मेरे ख्याल से बच्चियों को ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिलती है बजाय बॉयज़ के। बॉयज़ एग्री कर रहे होंगे मेरी बात से? अगर किसी के घर में दोनों बच्चियां, फिर मम्मियां काफ़ी खुश दिख रही हैं, क्योंकि मम्मी या पापा बेटियों का सपोर्ट ज़्यादा करते हैं। अगर कोई चीज़ दिलाना है तो बेटी को 2 दिलाएंगे, बेटे को 1 दिलाएंगे। ये मैं इसलिए बोल रही हूँ कि समय काफ़ी बदल रहा है, और समय बदलने के साथ साथ पेरेंट्स की सोच भी काफ़ी बदल रही है। आज मैं पेरेंट्स की बात करूं, मैं अगर लगातार, जैसे मैं क्षेत्र में भी मिलती हूं, रूरल एरिया पड़ता है, काफ़ी ग्रामीण क्षेत्र भी मेरे इसमें आते हैं विधानसभा में, शहरी क्षेत्र भी आते हैं। दोनों तरीक़ों के माता पिता से मुझे मिलने का अवसर मिलता है। तो मैं बस यही समझने की कोशिश करती हूँ कि एज ए मदर फादर, एक माता पिता के रूप में आपकी भूमिका क्या है और अपने बच्चों से आप क्या उम्मीदें करते हैं। तो थोड़ा सा मैं अपना भी नॉलेज में ज़रूर बढ़ाना चाहूँगी। मम्मियाँ यहाँ पे हैं काफ़ी सारी, एक बार आप लोग भी अगर शेयर करना चाहें कि बच्चों से आप लोगों को क्या उम्मीदें ज़्यादा रहती हैं, तो आप लोग अगर शेयर करना चाहें, मुझे बहुत खुशी होगी। अगर आप लोग के साइड से भी कोई बातें आती हैं, तो कोई भी 1 या 2 अगर आप लोग बताना चाहें। आप लोगों के लिए मौका अच्छा है, क्योंकि बच्चे आपके साथ में हैं, तो इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा बच्चों को बताने का कि आपकी उम्मीदें क्या हैं उनसे। कोई बताना चाहेगा आप लोगों में से? कोई भी, इसमें झिझक वाली कोई बात नहीं है। नमस्ते मैम। हम माता पिता बच्चों से ये उम्मीद करते हैं कि जो हम नहीं कर पाए वो हमारे बच्चे कर दिखाएं। हम अपनी आशाएं जो हमारी किसी कारणवश हम पूरी नहीं कर पाए, वो बच्चों हमारा नाम रोशन करते हैं। बिल्कुल, थैंक यू मैम। मुझे लगता है कि सारे माता पिता एग्री होंगे मैडम से, सभी का सिर हाँ में हिल रहा है। ये विषय मैं बिल्कुल चाहती थी कि ये विषय ज़रूर आएगा। देखिए, मैं एक चीज़ बहुत क्योंकि मैंने बताया मेरी भी 2 बेटियां हैं, मेरी बड़ी बेटिया क्लास 12th में है, छोटी वाली क्लास 6 में है, तो एक मदर का भी रोल प्ले करती हूँ मैं। तो ये चीज़ें मैंने देखा है कि माता पिता ये उम्मीद ज़रूर करते हैं कि हम जो नहीं कर पाए हमारे बच्चे वो चीज़ करें, और स्वाभाविक सी बात है, हमको लगता है कि यहाँ हमारी कमी थी और हम उसको अपने बच्चे का सपना बनाने में लग जाते हैं। मैं बहुत ईमानदारी के साथ कहना चाहूँगी, मैं भी फॉलो करती हूँ कि हमारे जीवन की ये सबसे बड़ी गलती है। गलती मैं इसलिए बोल रही हूँ कि आपका जो टैलेंट था, या जिस एज में हम थे स्कूल लाइफ में, और अभी का जो टैलेंट है बच्चों में, उसमें ज़मीन आसमान का अंतर है। बच्चों से उम्मीद करना बहुत अच्छी बात है, निश्चित ही हम चाहते हैं कि हर माता पिता चाहता है कि हमारे बच्चे बहुत अच्छा अचीव करें, लेकिन आप में और आपके बच्चे के टैलेंट में फ़र्क है। मुझे लगता है अब जो अवसर ये ज़्यादा अच्छा है कि बच्चा जो चाहता है वो हम उसको अवसर दें, लेकिन इसका मतलब मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि बच्चा अगर गलत डायरेक्शन में जा रहा है तो हम उसको रोकें ना, टोके ना। माता पिता, मैंने पहले ही बताया, माता पिता पहले गुरु हैं, तो गुरु बच्चे की शिक्षा ये देखता है कि बच्चे के अंदर किस तरीके से टैलेंट है। तो मुझे लगता है कि बच्चों को एक अवसर ज़रूर देना चाहिए, और ये विश्वास ज़रूर देना चाहिए कि तुम लाइफ में जो करना चाहते हो, तुम्हारे पीछे हम खड़े हैं।
ताकि बच्चे अगर कोई गलती भी करें तो उन्हें कहीं ना कहीं अंदर से आत्मविश्वास हो कि ठीक है, अगर मेरे पैर कहीं गलत रास्ते पे हैं या मेरे गलत फील्ड मैंने गलत करियर मैंने चुना है, तो मेरे माता पिता मेरे साथ हैं जो मुझे हर स्थिति में करेक्ट कर सकते हैं। बहुत हद तक मैं आपको गलत नहीं कह रही हूँ, बिल्कुल भी हर माता पिता यही सोचता है। लेकिन मैं अगर अपनी बात करूँ, आज भी मैं कभी मेरी बेटियाँ स्कूल से आती है, मैंने इसको ये कभी नहीं पूछती कि आपने स्कोर कितना किया है, आपने अपने साइड से मेहनत की, आप सेटिस्फाइड हैं जितना आपको स्कोर मिला, हमेशा प्रश्न यही रहता है। तो आप लोगों से मैं विशेष रूप से कहना चाहूँगी कि बच्चों से एक्सपेक्ट ज़रूर करें कि वो बहुत अच्छी मेहनत करें, मेहनत में उनका साथ दें, लेकिन ये कभी ना चाहें कि हम जो नहीं कर पाए वो हमारे बच्चे करके दिखाएं, क्योंकि कहीं ना कहीं कभी ना कभी हम इस तरीके से प्रेशर बच्चों पे क्रिएट करते हैं, चाहे ना चाहे। हम माता पिता बच्चों के लिए निश्चित ही बहुत अच्छा सोचेंगे, उसमें मेरा इनकार बिल्कुल नहीं है, लेकिन ना चाहते हुए कहीं ना कहीं वो जो प्रेशर क्रिएट हम करते हैं ना, तो हो सकता है कभी अगर मेरे माता पिता सोचते कि मेरी बेटी आज डॉक्टर बन जाती तो शायद मैं आपके सामने यहाँ खड़ी नहीं होती। क्योंकि मेरी मदर का भी मन था, जब वो डॉक्टर्स देखती थी तो उनको लगता था कि डॉक्टर्स बहुत सोफिस्टिकेटेड, बहुत अच्छे होते हैं, लोगों की सेवा करते हैं, तो तुमको डॉक्टर बनना है। मेरी मदर मुझे याद है ऐसा बोलती थी, क्योंकि मैं बायोलॉजी की स्टूडेंट थी, ग्रेजुएशन मैंने बायोलॉजी से किया है, लेकिन उन्होंने कभी इस चीज़ का प्रेशर नहीं डाला। तो समाज सेवा मैं आज भी कर रही हूँ, एक डॉक्टर के रूप में नहीं कर रही हूँ, एक पॉलिटिशियन के रूप में कर रही हूँ। तो ये उनका डिफरेंस था कि उन्होंने मुझे फील्ड दिया कि तुम जितना कर सकती हो मैं तुम्हारे साथ हूँ, और आज भी उनका सपोर्ट रहता है। इसलिए मुझे आपसे यही कहना है कि आपका सपना, अपने बच्चों का सपना एक करें, लेकिन अपने बच्चों के सपनों को साइड ना करें। बस यही आपसे मेरा रिक्वेस्ट रहेगा। जैसा कि अभी मेरे बारे में यहाँ पे बताया गया है, थोड़ा सा अपने इंट्रोडक्शन में ज़रूर देना चाहूँगी। मुझे याद है जब मैं मुझे लगता है कि 10th या 12th में मैं थी, ये एग्जाम्पल मैं हर जगह देती हूँ। और मैं बहुत, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में ही बताया पुनीत जी को, कि बहुत ब्राइट स्टूडेंट मैं नहीं थी, 90+ वाली नहीं थी, 80+ वाली ज़रूर थी, लेकिन 90+ वाली नहीं थी। लेकिन एक छोटा सा एग्जाम्पल ज़रूर दूंगी मैं, ये हर जगह मैं बताती भी हूँ, कि मैं जब क्लास 12th में थी, तो जैसे कि मैंने बताया बायोलॉजी की स्टूडेंट थी, हमारा केमिस्ट्री, जो बच्चे आज भी एग्री करेंगे कि सबसे टफ केमिस्ट्री लगता है हमको, फिजिक्स और केमिस्ट्री। मैथ्स वाला है, बायोलॉजी वाला है तो चलता है कि ठीक है ये तो हम कर लेंगे, लेकिन जब फिजिक्स की बात आती है, केमिस्ट्री की बात आती है, लगता है कि अरे इतनी सारी इक्वेशंस है, कैसे होगा, क्या होगा। और मैं केमिस्ट्री में बहुत पुअर थी, बहुत पुअर मतलब मेरे सिर्फ पासिंग मार्क्स आते थे। अगर आज मेरे ख्याल से लाइव चल रहा है हमारा आज का प्रोग्राम, अगर मेरे टीचर सुन रहे होंगे केमिस्ट्री के, तो आज वो पक्का मुझे फ़ोन भी करने वाले हैं कि तुमने पब्लिकली ये चीज़ें बोली है। लेकिन जब मैं क्लास 12 में थी, हमारा हाफ ईयरली एग्ज़ाम हुआ। हाफ ईयरली एग्ज़ाम में मैंने सिर्फ पासिंग मार्क्स स्कोर किए। हमारा 80 नंबर का पेपर होता था, 33 पासिंग होता था, मैंने 35 नंबर स्कोर किए। उसी दिन शाम को मेरी मदर को मेरे टीचर मिले, उन्होंने कहा कि भावना का तो इस बार 12th निकालना बहुत मुश्किल है, केमिस्ट्री में तो बहुत ज़्यादा वीक है, वो भी हाफ ईयरली एग्जाम में उसने पासिंग मार्क्स लाए हैं, तो पता नहीं फाइनल एग्जाम में तो पक्का उसका एक सब्जेक्ट जाने वाला है केमिस्ट्री, उसको 12th में सप्लीमेंट्री आने वाला है। उसके बाद मेरी मदर घर आई, उन्होंने मुझे चीज़ें बताई कि आपके टीचर मिले थे और ऐसा ऐसा उन्होंने बताया, तो वो चीज़ें मुझे बहुत हर्ट हुई। हर्ट ये नहीं हुआ कि मेरे टीचर ने मुझे कहा कि ये पास नहीं कर पाएगी या स्कोर नहीं कर पाएगी, हर्ट इस चीज़ का हुआ मुझे कि मेरी मदर को मेरे कारण से ये बातें सुननी पड़ेगी कि आपका बच्चा शायद पास नहीं हो पाएगा केमिस्ट्री में। वो दिन था, मुझे लगता है कि वो सितंबर अक्टूबर का टाइम रहा होगा। फरवरी में हमारे फाइनल एग्ज़ाम्स हुए। फाइनल एग्ज़ाम में 80 में से 77 नंबर मैंने केमिस्ट्री में लाया, डिस्टिंक्शन था मुझे। सारे सब्जेक्ट में तो ठीक नंबर था, लेकिन केमिस्ट्री में सबसे हाईएस्ट था। मैं अपने टीचर के पास गई, उनके पास मैंने जा कर के बोला कि आपने तो ये चीज़ें मेरी मदर को बोली थी सर कि भावना तो केमिस्ट्री में बिल्कुल इस बार कुछ नहीं होने वाला है, पास भी नहीं हो पाएगी, देखिए मेरा तो डिस्टिंक्शन आया है इसमें। तो उन्होंने मुझे ये चीज़ कही कि मैं, क्योंकि तुम्हारा नेचर जानता था, तुम मेरे स्टूडेंट हो, मैं गुरु हूँ तुम्हारा, अगर मैं तुमको सीधे सीधे बोलता कि तुम केमिस्ट्री में मेहनत करोगी तो अच्छा नंबर लाओगी, तो तुम नहीं करते। मैंने उसको तुमको एज ए चैलेंज दिया, तो तुमने उसको एज ए चैलेंज एक्सेप्ट किया, इसलिए आज तुम इतने अच्छे स्कोर कर पाई हो। तो मेरा बताने का मतलब ये है कि जैसे हमने पेरेंट्स की बात की, वैसे ही मैं गुरु की, टीचर की बात कर रही हूँ। कभी होता है कि टीचर्स जब हमें कुछ सजेशंस देते हैं तो हमें लगता है कि अरे ठीक है, टीचर्स तो बोलते रहते हैं, क्लास में पीरियड्स चलते रहते हैं, हमको तो अपने नोट्स बनाने हैं, अपनी मेहनत करनी है। लेकिन जो टीचर आपके पीछे लगातार क्लास में, जिसका बहुत लंबा अनुभव रहा है, वो आपके सारे प्लस माइनस को, प्रॉन्स एंड कॉन्स को आपके पहचानते हैं। तो जितना आप अपने फैमिली को टाइम, घर में मदर फादर को रिस्पेक्ट देते हैं, उतना रिस्पेक्ट अपने टीचर्स को और उनके अनुभव को भी हमको देना चाहिए। इसलिए मैंने आपको एग्जाम्पल बताया है। और एक बातें मैं आपसे कहना चाहूँगी, आज मंच में आपके सामने मैं खड़ी हूँ,
एक टाइम था जब हमारे कॉलेज में फ्रेशर्स पार्टी थी। आप सब अभी अब कॉलेज में एंट्री करने वाले हैं, अलग अलग कोर्सेज में जाने वाले हैं, ग्रेजुएट होने वाले हैं, लेकिन सबको ये एक्साइटमेंट होगा कि भाई 12th जो हमारा स्कूलिंग था, हमने स्कूलिंग तो कर ली, अब हमारा कॉलेज स्टार्ट होने वाला है। एक्साइटमेंट है कि नहीं कॉलेज जाने के लिए? है ना, क्योंकि नए फ्रेंड्स मिलेंगे, नया माहौल मिलेगा, नए लोग मिलेंगे, काफ़ी सारे आपकी लाइफ में चेंजेस आएंगे। जो एक पैम्परिंग होती थी स्कूल में, शायद वो पैम्परिंग अब आपकी कॉलेज में नहीं होगी। जो टीचर्स आपको लगातार कि आप क्लास में आए हैं कि नहीं, आपकी अटेंडेंस लेते थे, शायद वो कॉलेज में शायद नहीं होगा। तो निश्चित ही आप कॉलेज के टाइम और स्कूल के टाइम में डिफरेंस ज़रूर फील करेंगे। मैं जब कॉलेज में थी फर्स्ट ईयर में, आज यहाँ पे आपके सामने मैं बोल पा रही हूँ, आप इतने सारे लोग जो बैठे हैं आज माइक में, मैं आप सबको एड्रेस कर पा रही हूँ। लेकिन मुझे याद है मेरे कॉलेज का फर्स्ट डे जब हमारी फ्रेशर्स पार्टी रखी गई थी और उसमें स्पीच देने के लिए टीचर्स ने मेरा नाम दिया कि आज जो पहली स्पीच है अपने सीनियर्स को फ्रेशर्स के साइड से भावना देगी। उस समय आप मानेंगे मैं एक स्पीच मैंने तैयार की कि सेकेंड डे मुझे माइक में बोलना है, और माइक में बोलने से शुरू से मुझे नर्वसनेस बहुत होती थी। जैसे ही मैं माइक देती थी मेरा थोड़ा सा ऐसा लगता था कि मुझे चक्कर आ रहे हैं क्या, मैं गिर जाऊंगी क्या। तो लगता था कि जब मुझे एक लीडर बनना है और माइक में ही मुझे बोलना नहीं आएगा तो कैसे काम चलेगा। तो पहला स्पीच मुझे याद है मैं लिख के लेके गई थी, और वो स्पीच जा करके मैं पूरा ब्लैकआउट हो गया। मुझे कुछ भी समझ नहीं आया कि मैं आज मंच में, मेरे सामने माइक है, मैं क्या बोलूँ। सबसे मुझे लगता है कि खराब दिन अगर मेरी लाइफ में रहा होगा तो वही रहा होगा जब मैं जाने के बाद, जहाँ पे पूरी टीचर्स हैं, सारे हमारे सीनियर्स हैं, अब मैं वहाँ जा करके पूरा ब्लैकआउट हो गई। मुझे कुछ समझ नहीं आया कि मुझे स्पीच में बोलना क्या है, और मैं बिना कुछ बोले माइक में 2 मिनट खड़े होकर के मैं वापस आ गई थी। वो दिन था। उसके बाद मैंने सोचा कि मैं आज जो कर रही हूँ, क्या मैं जो अपना सपना देख रही हूँ, क्या मैं फ्यूचर में जो बनना चाह रही हूँ, क्या मैंने आज सही किया है। मुझे उस दिन बहुत ख़राब लगा, और उस दिन मैंने डिसाइड किया कि चाहे अब कितने भी सारे लोग हों, चाहे मैं गलत बोलूँ चाहे मैं सही बोलूँ, ये मैटर नहीं करता, मुझे सबके सामने बोलना आना चाहिए। मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि हमारे अंदर जो सपना रहता है, कहीं ना कहीं हमारे अंदर उसको लेकर के डर भी बहुत रहता है कि अगर जो सपना हमने देखा हम कहीं उसमें फेल ना हो जाए। लगता है ना ऐसा कि मुझे नेट में सेलेक्ट करना है, मुझे इतने नंबर लाने हैं, अरे अगर नहीं आए तो क्या होगा। आज मुझे लोगों के सामने सबको एड्रेस करना है, अगर मैं कुछ वर्ड मेरे गलत हो गए तो क्या होगा। तो मैं आपको इसलिए एग्जाम्पल दे रही हूँ क्योंकि जो आप बनना चाहते हैं, निश्चित ही उसकी शुरुआत ज़रूर डर लगता है, लेकिन अगर आप अपने डर में आपको ही कंट्रोल करना है, कोई दूसरा आपके लिए कुछ नहीं कर सकता। दूसरा आपको समझाएगा, लेकिन जब तक कि आपको लगता है कि मैं ये कर सकती हूँ या मैं कर सकता हूँ, दृढ़ इच्छा शक्ति की जो हम बात करते हैं वो आपके अंदर से ही आप में आनी है। तो इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ, आपके साथ भी ऐसे बहुत सारे एक्सपीरियंस हुए होंगे जब आपको लगा होगा कि नहीं मुझे बहुत डर लग रहा है, या कभी कभी क्वेश्चन पेपर देखने के बाद लगता है कि अरे क्वेश्चन तो मुझे आता था, आज मैं भूल कैसे गई। होता है ना ऐसा कि अरे मुझे तो इसके पूरे 5 पैरा याद थे, 5 इक्वेशंस याद थे, इसके पूरे स्टेप्स याद थे, तो मैं भूल कैसे गई। कई बार ऐसा होता है, क्योंकि मैं भी, जैसा कि अभी पुणे जी ने बताया, मैंने MSW रिसेंटली अभी किया है इग्नू से, और राइट नाउ मैं अपना MBA कंप्लीट कर रही हूँ। तो आप लोग बोल सकते हैं कि जैसे आप स्टूडेंट हैं वैसे ही मैं भी स्टूडेंट हूँ। अभी ऑनलाइन जब एग्जाम देती हूँ तो जब कैमरा मेरे सामने लगे रहता है तो मुझे भी टेंशन होता है कि अरे मैं लेफ्ट राइट ना देखो वरना नोटिफिकेशन आ जाएगा कि फोकस ऑन योर स्क्रीन। तो इसलिए मैं बोल रही हूँ कि एक स्टूडेंट जो फील करता है वो मैं समझ पाती हूँ, और स्टूडेंट लाइफ सिर्फ थोड़े टाइम की नहीं होती है। मैंने ग्रेजुएशन किया, ग्रेजुएशन के बाद मेरी पढ़ाई कुछ रीज़न से, क्योंकि शादी हो गई थी तो रुक गई, लेकिन वापस से मैंने स्टडी स्टार्ट की। मैंने MSW कंप्लीट किया मेरा। अभी राइट नाउ आई एम परसुइंग माय MBA। साथ में मैं अभी PhD के लिए मैंने फॉर्म भरा है। तो मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगी कि पर्टिकुलर कोई एज नहीं होती कि इस एज तक के ही आप अपने सपनों को चेज कर सकते हैं या फिर उसको पा सकते हैं। वैसे भी हम मानते हैं कि पढ़ाई की कोई एज नहीं होती है। तो आप सबको बहुत सारी शुभकामनाओं के साथ, ढेर सारे शुभकामनाओं के साथ ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि एक अच्छे स्टूडेंट ज़रूर बने, एक अच्छे बच्चे ज़रूर बने, लेकिन सबसे पहले एक अच्छा इंसान ज़रूर बने। अच्छा, हम बात करते हैं, आप लोगों को लग रहा होगा कि मैडम बहुत सारे उधर से लेक्चर्स दे रही है और आप लोग एक साइड से सुने जा रहे हैं, तो इसलिए आप लोगों से एक छोटा सा बहुत सिंपल क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछना चाहूँगी। अच्छा इंसान बनने के गुण क्या होते हैं, आप मुझे बताएंगे कोई? एक अच्छा इंसान बनना, मैंने बोल दिया कि अच्छा इंसान हमको बनना चाहिए, तो क्या गुण होता है अच्छे इंसान में? ये कोई भी बता सकता है बच्चों के अलावा भी। कौन होता है अच्छा इंसान? जैसे मैं बोलूँ कि मैं अच्छा इंसान हूँ, तो क्या आप में टैलेंट होना चाहिए? इधर पीछे से कोई बताना चाहेंगे? कोई भी? आता सबको है। देखिए, मैंने जो गलती मेरे फ्रेशर्स पार्टी में की थी आप मत करिए, आप माइक लेके एकदम अच्छे से बोल सकते हैं। हेलो,
मैम, एक गुड पर्सन का सबसे अच्छा क्वालिटी है कि सामने वाले पर्सन के दुख और सुख आप वो फील कर सको, कि एक सामना वाला अगर दुखी है तो आप उस दुखी बिहेवियर को समझ जाओ उसके बिना बोले ही। एंड दूसरा फैक्टर है हेल्पिंग नेचर, कि अगर उसको हेल्प की ज़रूरत है तो उसे ये नहीं कहना पड़े कि मैं आप मेरी हेल्प कर दो, आप खुद पहले से जाके उसकी हेल्प कर सकते हो। बहुत अच्छा अंकिता, बहुत Thank अच्छे। you, मैम। और कोई अपना कुछ इंक्लूड करना चाहेगा इसमें? अच्छा, किसको किसको अच्छा इंसान बनना है भाई, हाथ तो खड़े कर दीजिए। हेलो या कौन कौन अच्छा इंसान है इस पे हाथ खड़े कर दीजिए एक बार। और जो हाथ नहीं खड़े कर रहे वो मैं क्या बोलूं फिर? हेलो सब है, बिल्कुल मेरा मानना है सब। हाँ बेटा बताइए। मेरे हिसाब से एक अच्छे इंसान बनने के लिए डिसिप्लिन होना चाहिए और अच्छा लिसनर होना चाहिए। अच्छा लिसनर होना चाहिए, वेरी गुड। और कोई? देखिए ज़्यादा लोगों से बातें करने से हमें क्वालिटी का पता ज़्यादा चलता है। हेलो मैम। कि क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए। हाँ जी बेटा। आई एम मुस्कान वर्मा। मैम थोड़ा माइक पास कर लीजिए, थोड़ा सा अपने पास। मैम मेरे अकॉर्डिंग एक गुड पर्सन वो होता है जिसमें सबसे पहले सेल्फ डिसिप्लिन हो और वो सबसे पहले अपने पेरेंट्स का रिस्पेक्ट करे, अपने टीचर्स का, अपने एल्डर्स का, कभी भी उनको डिसरिस्पेक्ट ना करे, उनके द्वारा दिया गया जो एजुकेशन है उनका हमेशा रिस्पेक्ट करे। बहुत अच्छे। और कोई इधर से? पीछे हमारे बॉयज बैठे भाई, आप भी कुछ बताइए। पीछे कोई बताना चाहेगा? पीछे 5 बच्चे बैठे हैं हमारे। हेलो मैम। हाँ जी। मैम मेरे हिसाब से एक अच्छा इंसान वो होता है जो सबके लिए काइंड हो और किसी को अपने आप से कम ना समझे। अपने आप में ईगो नहीं होना चाहिए, सबको Okay. बराबर समझे और सबकी हेल्प करे और सबकी बात माने, सेल्फ डिसिप्लिन होना चाहिए। थैंक यू मैम। ठीक है। और कोई इधर से? हाँ, पीछे पीछे जो टॉपर भाई है मेरे, मैम बार बार आपकी तरफ इशारा कर रही बहुत है। simple आप भी प्रश्न कुछ है। अपनी बात रखें दोस्त, खुलकर कहें। ये सेशन इंटरेक्टिव होगा, तभी आपको भी आनंद आएगा। देखिए जी। मैं कोई बहुत टफ क्वेश्चन मैथ्स का या साइंस का नहीं कर रही, क्योंकि आज मुझे भी शायद वो जवाब देना नहीं आएगा। अगर बच्चे मुझसे पूछ ले एक मैथ्स का इक्वेशन तो शायद मैं भी जवाब नहीं दे पाऊंगी। तो हम सब जिन चीज़ों को समझते हैं मैं उसी बारे में ही आप लोगों से बात कर रही हूँ। एक और कोई मुझे बता दे, फिर मैं आगे कंटिन्यू करती हूँ। जी। मैम इन लोगों ने जो क्वालिटीज़ बताएं उसके साथ एक और क्वालिटी होनी चाहिए कि अगर आपके सामने किसी के साथ अन्याय हो रहा है तो आप उसके सामने अपनी आवाज़ उठा सकें और उसमें डरे ना कभी। और इन लोगों ने जो बताई क्वालिटीज़ वो सारी भी इंक्लूड है। बहुत अच्छा। थैंक यू। हाँ जी, आप कुछ बोल रहे थे? माइक लेकर जाइएगा कोई साथी इनके पास। 1 मिनट रुकिए सर। हेलो। जी जी, ऑन है। मैम नमस्कार, मैं सुशील कुमार चौरसिया, अम्बागढ़ चौकी, मोहला मानपुर डिस्ट्रिक्ट से एक टीचर हूं। मैम मेरे साथ मेरी बच्ची आई है आराधना निषाद। मैं अपने बच्चों को सबसे पहले सत्य और धर्म पे चलने की, और सबसे पहले यदि किसी के साथ यदि गलत हो रहा है तो उसमें अपना पक्ष रख के उसको साफ और सत्यता की जांच करके उसका मदद करने की सलाह देता हूं। वही एक अच्छा इंसान बनने की सबसे बड़ा गुण मानता हूं मैं। बिल्कुल। सबसे पहले सत्य, क्योंकि हम लोग ये अपने बच्चों को बताते हैं कि महाभारत में पद मिले थे धृतराष्ट्र को, हमारे भीष्म पितामह जी को, लेकिन कुछ गलत होते समय वो अपने मुंह को बंद कर दिए थे और उसकी सजा केशव ने बहुत बारीकी से, जिनको इच्छा मृत्यु की वरदान मिला था उनको भी सजा मिली। तो सबसे पहले सत्य और धर्म की शिक्षा बच्चों में होनी चाहिए, सत्यता की जांच करने की परख होनी चाहिए। ये मैं अपने बच्चों में करता हूँ। थैंक यू सो मच। यहाँ पे देखिए बहुत सारी परिभाषाएं आ गई हैं। अगर सारी परिभाषाओं को मैं जोड़ूँ तो एक अच्छा इंसान मुझे लगता है कि जिसमें दूसरों का दुख दर्द समझने की क्षमता हो, जो दूसरे की परेशानियों को समझे, जो हर परिस्थिति में अपनी आवाज़ उठाने के लिए तत्पर रहे, जो किसी की परेशानियों को फील कर सके। हाँ जी बिल्कुल बताइए। मैम मैं कबीरधाम जिले कवर्धा से हूँ। आप जब रिजल्ट आया तो आप हमारे यहाँ आई थी। मेरा नाम यमुना पटेल है। मैं एक आपसे छोटा सा प्रश्न करना चाहती हूँ
कि आप एक अच्छे परिवार से हो, इसलिए आपको राजनीति में कदम रखे और सफलता हासिल किए। लेकिन हम जैसे छोटे परिवार वालों को कैसे हम राजनीति में कदम रख सकते हैं और सफलता को हासिल कर सकते हैं, इसका मुझे थोड़ा सा जवाब चाहिए मैम। जोरदार तालियां बजाइए पहले इस बच्ची के लिए। बहुत देर से बड़ी खामोशी है, थोड़ी जोरदार तालियां होना चाहिए। देखिए मैम, ये आपके प्रोफेशन में आने का सीधा सीधा रास्ता पूछ रही हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। सबसे थैंक यू बेटा, बैठ जाइए आप। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगी, बिटिया मेरे क्षेत्र की है, कवर्धा की है और टॉपर है और बहुत अच्छे स्कोर के साथ इसने अपने एग्ज़ाम किया। मैं इससे मिलने भी गई थी। और मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगी कि हमारे क्षेत्र के जो बच्चे हैं, स्पेशली अगर मैं बिटिया की बात करूँ मैं, तो जब मैं इसके घर गई थी, मैंने पूछा आज अब दिन भर आप क्या करके आए हैं, तो इसने मुझे जवाब दिया कि मैडम रिजल्ट आया, मैं बहुत खुश हूँ, मम्मी लोगों ने मिठाई खिलाई। मैंने बोला आज आपने क्या किया, कैसे सेलिब्रेट किया, तो इसने बहुत सिंपल तरीके से जवाब दिया कि मैडम आज मैं खेत गई थी। सोचिए, जो बच्चा, क्योंकि मैंने पहले भी कहा जिस क्षेत्र से मैं आती हूँ, जो रूरल एरिया जिसमें मेरा विधानसभा पड़ता है, ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिन्हें बहुत ज़्यादा टैलेंट है और उसके बाद भी आज वो बच्चे कहीं ना कहीं स्ट्रगल कर रहे हैं सरवाइव करने के लिए। जो बेटी हमारी आज टॉपर है, डिस्ट्रिक्ट की टॉपर है, हमारी स्टेट की जो टॉपर बन रही है, और वो उसका दिन का 4 घंटा, आप सोचिए कि आज भी वो धान रोपा लगाने के लिए अपने खेत में जाती है। तो ऐसे टैलेंट हैं, तो निश्चित ही आप सबसे मैं अनुरोध करूंगी कि एक बार जोरदार ताली से पहले हमारे बच्चे का ज़रूर अभिनंदन करेंगे। और बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है बेटा, मैं चाहती थी कि ये प्रश्न कभी ज़रूर आए, आप मेरे मन की बात पूछे हैं, क्योंकि जिस फील्ड में हूँ, जैसा कि मैंने पहले भी अपने एड्रेस में कहा कि जिस फील्ड में हम हैं, हमको लगता है कि कोई भी राजनीतिक व्यक्ति, अगर वो विधायक, सांसद या किसी भी राजनीतिक बड़े पद में चले गया, तो उसके लिए चीज़ें बहुत आसान हैं। आज भी यहाँ पे मैं बहुत सारी चीज़ें बच्चियों को लेकर के, महिलाओं को लेकर के मैंने बोली हैं, लेकिन जहाँ तक मेरे राजनीतिक सफ़र की बात है, जैसा कि आपने कहा एक अच्छे परिवार से आती हूँ, निश्चित ही एक अच्छा परिवार मैं कहना चाहूँगी कि बहुत सपोर्टिंग जो फैमिली है मुझे मिली है। इन लॉज की बात करूँ, मेरे फैमिली की बात करूँ, बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा है। लेकिन ये मैं बहुत खुले मन से बोलना चाहूँगी कि आज भी हम जिस समाज में रहते हैं, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे वो पॉलिटिक्स हो, चाहे कोई टीचिंग प्रोफेशन, जो भी प्रोफेशन हो, आज भी महिला सशक्तिकरण की, विमेन एम्पावरमेंट की बात हम ज़रूर करते हैं। लेकिन महिला चाहे जितनी भी सक्षम हो, ये मान के चले कि हर महिला के पीछे उसकी स्ट्रगल स्टोरी बहुत रहती है। आज जो आपको लग रहा है कि मैडम विधायक बनी है यहाँ पे और मैडम के लिए सफ़र बहुत आसान रहा होगा, छोटी बात में अपनी बात खत्म करके, बहुत छोटा सा विषय, ज़्यादा लंबा नहीं खींचूंगी। जब भी हम जिस क्षेत्र में, चाहे जिस भी क्षेत्र में हो, अगर किसी को चुनाव लड़ना है या किसी को पॉलिटिक्स में आगे आना है, खासकर महिलाओं को, तो आपको, मुझे लगता है कि मेल पर्सन से, पुरुषों से मेहनत आपको ज़्यादा करनी पड़ती है, क्योंकि कहीं ना कहीं महिलाओं से उम्मीद ज़्यादा की जाती है कि भले वो जिस भी फील्ड में हो, लेकिन उनका अपना एक दायरा है। अगर आज कोई पॉलिटिकल पर्सन रात में 11 बजे बहुत आराम से घूमता है, हम अगर आज 11 बजे अकेले निकलेंगे तो हमको पूछा जाएगा, करिए मैडम आज आप अकेले थी रात में, कैसे, कुछ काम था क्या? तो ये एक जो मेंटेलिटी है, कहीं ना कहीं आपको इससे लड़ाई हर जगह करनी पड़ती है, ये विषय है। और जहाँ तक मेरी बात है, हालांकि ये मंच राजनीतिक मंच नहीं है और बहुत चीज़ एक राजनीतिक व्यक्ति के रूप में मुझे बोलना उचित भी नहीं है, लेकिन ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि जहाँ पर आज मैं खड़ी हूँ, मेरे लिए संघर्ष बहुत ज़्यादा था, क्योंकि आपका परिवार आपके लिए सपोर्ट कर सकता है, लेकिन क्षेत्र में या जगह पे आपको जो लड़ाई करनी है या जो आगे आने का अवसर, एक उदाहरण बताऊंगी, जैसे आप साल भर आप मेहनत करके पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन आपका जो रिजल्ट है वो तो अपने हाथों से ही आप लिखेंगे ना। आपके पेरेंट्स या आपके टीचर आके आपका रिजल्ट उस आंसर शीट पे नहीं लिख सकते या फिर ना क्वेश्चन को सॉल्यूशन। तो जिस स्टेज पे आज मैं पहुंची हूँ, बहुत लोगों से मुझे कहना चाहिए कि कंपटीशन करके आज यहाँ तक पहुँची हूँ। स्थिति ये भी रहती है हमारे पॉलिटिक्स में कि कभी कभी आज आपको जो कुर्सियाँ मिली हैं, पॉलिटिक्स में इतना कंपटीशन है कि एक एक कुर्सी के लिए झगड़ा होता है कि अरे ये कहीं आगे ना बैठ जाए, अरे इसको कहीं मीडिया हाईलाइट ना कर दे, अरे कहीं इनको कोई बड़ा लीडर इनकी क्वालिटी ना देख ले। तो ये बहुत छोटा सा चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी। तो ये बिल्कुल मत सोचिए कि यहाँ तक की चीज़ें बिना संघर्ष के मिली हैं। आज आप उदाहरण में बार बार आप मैरी कॉम का उदाहरण मैं आपको देती हूँ, या और बहुत सारे ऐसे हमारी महिलाएं जिनका उदाहरण
उदाहरण देती हूँ, या फिर जो मेल क्रिकेटर्स हैं, अगर मैं सचिन तेंदुलकर की बात करूँ मैं, तो हमको लगता है कि यार ये तो सचिन तेंदुलकर है, द सचिन तेंदुलकर, ये बहुत अच्छे क्रिकेटर है, लेकिन उस द सचिन, ग्रेट सचिन बनने के लिए उन्होंने जो अपनी लाइफ में स्ट्रगल किया है, या मैरी कॉम को एक बॉक्सर बनने के लिए जो एक लेवल पे जाने के लिए जो मेहनत की है, मुझे लगता है कि उसको भी हमको देखना चाहिए। मनु भाकर एक बहुत अच्छे परिवार से आती, जिन्होंने ओलंपिक में कांस्य मेडल जीता है। तो हम ये नहीं बोल सकते कि चूंकि आप अच्छे परिवार से आते, निश्चित ही फैसिलिटीज़ आपको ज़रूर मिलेगी, लेकिन जो मेहनत करनी है वो तो मनु भाकर को इंडिविजुअल करनी है ना। परिवार सपोर्ट कर सकता है, लेकिन आपके मेहनत में आपका भागीदार नहीं बन सकता। तो जहाँ तक अचीव करने के लिए आपकी मेहनत है, मुझे लगता है कि उनकी 24 घंटे का परिश्रम भी हमको देखना चाहिए। और मेरा जहाँ तक आपके प्रश्न पूछा है, आप तो मेरे क्षेत्र की हैं, कुछ सीक्रेट्स है जो मैं आपको अकेले में बताऊंगी, ठीक है। और आपको राजनीति में आगे बढ़ना है तो निश्चित ही अपनी पढ़ाई ज़रूर पूरी कीजिए, और आपको लगता है तो आपके लिए दीदी यहाँ बैठी हुई है, जिस दिन भी आपको, मैं तो बल्कि बिल्कुल ये बोलना चाहूँगी कि हमेशा ये होता है, फील्ड की बात आती है कि हमको क्या फील्ड चूज़ करना है। मैं बच्चों से पूछती हूँ, आज ही पूछूंगी तो कोई बोलेगा मुझे डॉक्टर बनना है, कोई कुछ बताएगा, कोई बोलेगा इंजीनियर, कोई एडवोकेट, कोई जज, कोई और कुछ बताएगा। तो मैं बच्चों से पूछती हूँ किसी को पॉलिटिशियन बनना है कि नहीं बनना है। आज भी यही पूछती हूँ, आप में से कितने लोगों को पॉलिटिशियन बनना है? एक भी हाथ खड़े नहीं हो रहे। हाथ उठा सकते हैं। बहुत दुख होता है मुझे, बहुत दुख होता है कि जब पॉलिटिशियन के लिए हाथ नहीं उठते। गुरुदेव के साइड से हाथ उठ रहे हैं, यहाँ 2 हाथ इधर उठे हैं, आपका भी हाथ उठा है, बच्चियों का एक का हाथ उठ रहा है। देखिए, नई पीढ़ी में से है जो कोई पॉलिटिशियन बनना चाहता है, मैडम पूछ रही हैं, हाथ उठा सकते हैं। आप में से कोई पॉलिटिशियन नहीं बनना चाहता है? एक बच्ची बनना चाहती है। खुशी हुई मुझे आपको देख करके। देखिए, पॉलिटिक्स या सरकार, मैं हमेशा ये चीज़ कहती हूँ, मैं अपने क्षेत्र में भी जब मैं वोट अपील करने जाती थी इलेक्शंस के टाइम में, जितने भी इलेक्शंस हुए, मैं हमेशा ये चीज़ कहती थी कि आप वोट देने जाए। वोट आप किसको दे रहे हैं वो एक सेकंड मैटर है, लेकिन आपको वोट देना ज़रूरी है। और जिस व्यक्ति ने वोट नहीं दिया है उसको कंप्लेन नहीं कर सकता, क्योंकि वोट देना आपका कर्तव्य है। जब तक आप अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं कर सकते, आप किसी तरीके से कंप्लेन नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो एक वोटर बन करके आप ऐसी सरकार को वोट कीजिए जो आपका फ्यूचर डिसाइड करता है। और अगर पॉलिटिशियन नहीं होते तो आज नरेंद्र मोदी जी हमको नहीं मिलते। तो इसलिए थोड़ा सा मुझे लगता है कि चश्मा हमको बदलना पड़ेगा कि जो पॉलिटिशियंस, एक हमारे दिमाग में इमेज बना हुआ था कि अरे पॉलिटिशियंस ऐसे होते हैं। मैं जब फील्ड में आई थी तो मैंने 2 चीज़ें ज़रूर सोची थी इस बारे में, कि एक तो फीमेल पॉलिटिशियन को लेकर के जो एक वो बना हुआ माइंड की फीमेल पॉलिटिशियन तो एक कॉटन की साड़ी पहन करके चलती हैं, एक चोटी बांध करके चलती हैं, ये भ्रम को मैं ज़रूर तोड़ूंगी, एक पॉलिटिशियन ज़रूर बनूंगी। लेकिन एक बहुत अच्छी बात है, देखिए, कॉटन साड़ी पहनना मैं बिल्कुल भी नहीं बोलती, जिसका जो टैलेंट है, लेकिन किसी को मजबूर करना कि आप सिर्फ साड़ी पहनिए, आप पॉलिटिशियन है, ये बात सही नहीं है। तो उस भ्रम को मैंने तोड़ने का ज़रूर सोचा था। और यही चीज़ ज़रूर सोच रही थी कि अगर कभी भविष्य में कोई पॉलिटिक्स में आता है तो ये चीज़ ज़रूर सोचे कि अगर कोई समाज सेवा करना है, कि जैसा आज भावना दीदी कर रही है, तो हम ऐसा भी कर सकते हैं। तो पॉलिटिशियन की जो छवि सुधारने की जो बात है, वो मैं बिल्कुल कहना चाहूँगी कि अब समय वो नहीं कि आप एक भ्रष्ट पॉलिटिशियन है। पॉलिटिक्स भी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा फ्यूचर है, एक समाज सेवा का बहुत अच्छा माध्यम है। तो बिल्कुल इस फील्ड को भी आप ज़रूर इंक्लूड करें अपनी डिक्शनरी में, कि जो आप 4 चीज़ें बना के रखें, जब टिक करेंगे तो भले आखिरी ही सही, लेकिन हाँ, ये ज़रूर सोचिए कि मैं एक अच्छा पॉलिटिशियन समाज की सेवा करने के लिए ज़रूर बनूंगा। और आपके माध्यम से एक चीज़ मैं ज़रूर और कहना चाहूँगी, जैसा मेरे क्षेत्र की बेटी भी यहाँ पे आई हुई है, भी छोटी सी घटना, क्योंकि बात हमने की थी एक अच्छा इंसान बनने की और एक पॉलिटिशियन, दोनों की बात चल रही है। एक चीज़ ज़रूर आप सबसे मैं शेयर करना चाहूँगी, जैसे आप जो बच्चियाँ यहाँ पे आज मेरे सामने बैठी हैं, पुनीत जी, आपको शायद अभी याद होगा 2 महीने पुराना जो केस है, वो सिमरहा करके हमारा एक क्षेत्र आता है, वहाँ पे कुकदुर वनांचल क्षेत्र है, जहाँ पे हमारे बैगा आदिवासी समाज बहुत संख्या में है। वहाँ पे आपके जैसी ही जो बच्चियाँ थी, जैसे मैंने बताया हमारी बिटिया भी खेत में काम करती है, वैसा वहाँ पे भी एक परिवार था, एक ही गाँव के 19 लोग घाटी से नीचे गिर के जिनकी डेथ हो गई थी। एक ही गांव के 19 परिवार के 19 लोगों की डेथ हुई थी। तो आज भी उनकी जो बच्चियां हैं, 24 बच्चियां वहाँ पे जो थी जिन्होंने अपने माता पिता को खोया था। तो कहीं ना कहीं क्षेत्र की जनप्रतिनिधि होने के नाते उन बच्चों को मैंने गोद लिया है, उनकी पढ़ाई लिखाई, उनका शादी ब्याह, या जितनी भी चीज़ें हैं जो उनके खर्चे हैं, वो मैं ज़रूर पूरा करूंगी। ये मैं इसलिए आपको नहीं बता रही हूँ कि मैं अपने आप को बड़ा दिखाना चाह रही हूँ, ये बात बिल्कुल भी नहीं है। मैंने तो इनफैक्ट मीडिया में बाइट भी नहीं दी थी कि मैं ऐसा करने वाली हूँ, लेकिन मैं इसलिए आपको चीज़ कहती हूँ कि अगर ईश्वर ने आपको किसी भी लायक बनाया है तो एक अच्छे इंसान होने के नाते दूसरों की मदद करना हमारी सबसे ज़रूरी है। और एक छोटा सा उदाहरण बता करके अपनी बात मैं ख़त्म करूँगी, शायद बहुत लंबा भी सेशन हो गया मुझे ऐसा लग रहा है। आप लोगों में से कितने लोगों ने रामायण देखा है?
बच्चों ने, पेरेंट्स ने तो बिल्कुल मुझे पता है कि हाथ जरूर होंगे। कोविड के टाइम में भी रामायण हम सब ने देखा है। मुझे लगता है बच्चों को बहुत अच्छा मौका था जब हमने रामायण देखा है आप लोगों ने रामायण देखा है ना। तो उस समय जब प्रभु श्री राम जब लंका जाने वाले थे, जब उन्होंने देखा कि मुझे इतना बड़ा समुद्र पार करना है, तो कितने सारे लोगों ने उनकी मदद की थी। सारे वानरों ने की थी, सारे भालुओं ने की थी, बहुत सारे लोगों ने उनकी मदद की थी। कैसे मदद की थी? पुल बनाने में, सेतु बनाने में, है ना। पुल को ही हम सेतु बोलते हैं। जो ब्रिज बनाने में बहुत सारे लोगों ने उनकी हेल्प की थी। तो उसी समय हम पढ़ते भी हैं, हमारे आपकी मम्मियों को, पापा लोगों को ध्यान होगा कि हमारे बुजुर्ग बताते हैं कि जब वहाँ पे उनमें से एक छोटी छोटी गिलहरियाँ भी थी। गिलहरियों का शरीर बहुत छोटा रहता है, स्क्वायरल बहुत छोटी सी रहती है। उनको ये रहता है कि भाई बंदर है वो अपनी अलग उछल कूद से मेहनत कर रहा है, भालू है उसका शरीर इतना बड़ा है वो अलग मेहनत कर रहा है, कोई पत्थर उठा रहा है, लेकिन मैं एक छोटी सी गिलहरी हूँ, मैं कैसे पुल बनाने के लिए अपना योगदान दूँ, मैं कैसे सहयोग दूँ। उसी समय एक संत आते हैं, संत उनको ये बताते हैं कि अगर आप में इच्छा शक्ति है तो कहीं ना कहीं आपको उसका रास्ता ज़रूर मिलेगा। वो गिलहरी को दिमाग में आता है कि मैं क्या करूं क्या करूं। उसी समय उसकी नज़र जाती है समुद्र के पानी पे, बहुत अथाह समुद्र था, समुद्र के पानी पे उसकी नज़र जाती है। गिलहरियाँ समुद्र में अपने शरीर को गीला करती है, गीला करने के बाद वहीं पे बालू जिसको हम रेत बोलते हैं, सैंड, उस पर जा करके अपने शरीर को गीला करती है। गीला करने के बाद में उसी रेत को जा करके उस पुल पे झड़ाती है। क्वांटिटी कितनी होगी? इतनी सी, थोड़ा सा क्वांटिटी। गिलहरी के शरीर इतना छोटा सा रहता है, लेकिन जा करके शरीर गीला करके बालू चिपका के उसने अपनी मेहनत दिखाई, अपना प्रभु श्री राम के लिए अपना कर्तव्य दिखाया, और कहीं ना कहीं एक गिलहरी के रूप में छोटे से शरीर के साथ उस पुल को बनाने में एक सहभागी बनी है। मैं इसलिए आपको चीज़ बता रही हूँ क्योंकि ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप किसी की पैसों से मदद करें या बहुत बड़ी मदद करें। आप साइलेंटली भी चाहें तो छोटे सी गिलहरी के रूप में किसी भी व्यक्ति की मदद कर सकते हैं। आज मुझे नहीं लगता कि बहुत लोगों को पता होगा कि गिलहरी ने ऐसा कुछ किया। आपके मम्मी पापा को तो ज़रूर पता होगा कि हमने रामायण बहुत देखा है, लेकिन आज के बच्चों को चीज़ें पता नहीं होंगी। लेकिन मैं आप लोगों को इसलिए बता रही हूँ कि छोटी सी गिलहरी का भी सहयोग उस पुल को बनाने में है। तो उसी गिलहरी के रूप में आपसे उम्मीद है कि जहाँ भी आपको भविष्य में अवसर मिलेगा आप लोगों की मदद ज़रूर करेंगे, एक अच्छा इंसान बनने की जितनी परिभाषाएँ आप लोगों ने यहाँ पर बताई हैं उस पर आने वाले भविष्य में आप काम ज़रूर करेंगे, और बहुत सारी उम्मीदों के साथ कि आपका आने वाला भविष्य बहुत उज्जवल बने। और ढेर सारे आप ऐसे अवार्ड जो आज यहाँ पे आपको मंच में मिल रहे हैं, ढेर सारे अवार्ड आपको मिले, और इन्हीं शुभकामनाओं के साथ कि आपको भी अवार्ड मिले। लेकिन सामने जो मेरे बच्चे बैठे हैं, आपके मन में एक इच्छा भी ज़रूर होनी चाहिए कि मैं आज इस मंच पे अवार्ड लेने मैं आ रही हूँ, लेकिन कभी मैं ऐसा अवसर ज़रूर लाऊंगी कि यहाँ मंच में खड़े होकर मैं दूसरों को अवार्ड दे सकूँ। मन में ये बात आती है ना कभी आपके? क्योंकि मुझे तो बहुत आती थी जब मैं स्कूल्स में थी, कॉलेज में थी, या जब मैंने पॉलिटिक्स की शुरुआत की थी, जब मंच के सामने बैठती थी ना या पीछे बैठती थी, तो मुझे लगता था कि ऐसा अवसर कब आएगा कि मैं मुझे सामने बैठने का अवसर मिलेगा। सामने फ्रंट लाइन में जब बैठने का अवसर आया तो ऐसा लगता था कि कब ऐसा अवसर आएगा कि मैं क्या ऐसा करूँगी कि जिससे मुझे मंच में आने का अवसर मिलेगा, और क्या ऐसा करूंगी कि आज मैं लोगों से अवार्ड ले रही हूँ, मुझे अवार्ड देने का मौका लोगों को कब मिलेगा। तो जब तक आप में कुछ पाने की इच्छा शक्ति है तभी तक आपकी लाइफ में बहुत सारे चीज़ें आप अचीव कर सकते हो। तो बहुत सारी उम्मीदें, मैंने इसलिए आपको बोला कि बहुत सारी उम्मीदों के साथ आपका भविष्य बहुत उज्जवल हो। वापस से आप जितने यहाँ पे आए हुए जितने भी गेस्ट हैं, जो परिवार हैं यहाँ के, आदरणीय गोयल सर और जितने यहाँ पे आप सब उपस्थित हैं, आप सब का बहुत अभिनंदन करती हूँ कि इतना अच्छा प्लेटफॉर्म मुझे आपने दिया है। हालांकि मैं कोई स्पीकर नहीं हूँ, कोई बहुत अच्छी वक्ता नहीं हूँ, लेकिन कोशिश करती हूँ कि जो मेरे मन में है वो ज़रूर आप जहाँ मुझे मौका मिलता है मैं शेयर कर पाऊँ। आप सबको बहुत सारा धन्यवाद, अभिनंदन करते हुए पुनीत जी को थैंक यू कि आपने इतना सुंदर मेरा इंट्रोडक्शन दिया है। मैं चाहूँगा भावना जी कि अगर आपकी इजाज़त हो तो बच्चे, जैसा आप लोग सब कह रहे थे, तो आप लोग भी चाहें तो कोई सवाल अगर आपके जहन में है भावना जी से पूछने के लिए तो आप पूछ सकते हैं। अपना हाथ खड़ा कीजिए, हमारे साथी आपके पास हैं जी, वहां पहुंचिएगा, अपना बस नाम बताइए और सीधा सवाल पूछिएगा। देखिए एक चीज मैंने देखी है, अंकिता नाम है आपका ना? Yes. अंकिता, अपना नाम बताइए बेटा। नहीं मुझे ध्यान है, वो चौथी बार खड़ी हो रही है। अच्छा इसलिए मैंने कहा कि एक अच्छे स्टूडेंट का गुण सबसे पहले होना चाहिए कि उसमें क्यूरियोसिटी बहुत होनी चाहिए चीज़ों को जानने की, जो अंकिता आप में है। तो ये बहुत अच्छी क्वालिटी, इसको बना करके मेंटेन करके चलिए, बहुत अच्छी बात है। बताइए, जरा तालियां बजाइए इनके लिए। सवाल भी पूछ रही हैं, जवाब भी दे रही हैं, और
अपने मुताबिक जो उनको समझ में आ रहा अपने विचार भी व्यक्त करें, पूछे। मैम मेरा क्वेश्चन ये है एक्चुअली, जैसे कि मैं एक साइंस स्टूडेंट हूँ एंड जैसे बचपन से ही मैंने अपने एरिया को देखा एंड मुझे लगता है कि वहाँ पे उस मेरी मेंटालिटी जैसी है वैसे उधर नहीं है। जैसे मेरा बचपन में भी मतलब मेरी फैमिली कंडीशन उतनी अच्छी नहीं है एंड ना ही तो वो माहौल मेरे को कभी ऐसा मिला। तो जैसे जैसे मेरी एजुकेशन जो है आगे बढ़ती गई वैसे वैसे दिमाग मेरा थोड़ा सा डेवलप करते गया। तो ऐसे ही धीरे धीरे जैसे आपने बोला रामायण महाभारत एंड जितने भी हमारे हिस्ट्री हैं, हमारे हिंदू वेदास हैं, हमारी जो ऋषि मुनि, इतने सारे कंसेप्ट जैसे कि हम अभी साइंस पढ़ते हैं, कहीं ना कहीं जो आज हम पढ़ रहे हैं करीब कितने सालों पहले ही वो चीज़ हमें बता दी गई है। तो मेरे दिमाग में ऐसा आया कि अभी की जो एडवांस टेक्नोलॉजी है जैसे कि एआई आ रही है वो उसका एक एडवांटेज भी है एक डिसएडवांटेज भी है। बट अभी तक में जितना मेरे को पता है, जितना मेरे दिमाग में है कि काम तो चल रहा है, बट जो हमारे हिंदू शास्त्र में है और जो हमारे साइंस में अभी चल रहा है उस चीज़ को हम ऐड करके दोनों कंसेप्ट को करके एक अच्छा डेवलपमेंट दे सकते हैं। मे बी जो अभी नासा कर रही है, एज फॉर एग्जांपल जो अर्थ से सन की डिस्टेंस है वो हमारे हनुमान चालीसा से पता किया गया, वैसे ही मैं कुछ अलग से करना चाहती हूँ। बट क्या होता है ना कि कभी कोई पूछता है कि आप क्या करना चाहते हो, तो जब मैं उसे बताती हूँ ना तो बोलते हैं अरे तो पागल है क्या, कुछ भी दिमाग लगाती है ऐसा वैसा। मतलब मेरे को बहुत डिमोटिवेशन मिलता है। एंड मेरी जब 12th का एग्ज़ाम होना था तो मैं तो डिप्रेशन में चली गई थी कि यार कैसे कैसे लोग हैं हमेशा डिमोटिवेशन। बेटा अब तो आप टॉपर हो, अब आपकी बातें इस समय भी लाइव कई सारे छात्र सुन रहे हैं तो कोई हंसेगा नहीं, और ज्यों-ज्यों आप अचीव करते जाओगे आपकी बातें लोग और गौर से सुनेंगे। आपने पहला पड़ाव प्रूव किया है। बाकी भावना जी आप कुछ कहेंगे? देखिए अंकिता, आपने जो बात पूछी है मुझे लगता है बहुत सारे बच्चों के मन में ये चीज़ें होंगी कि एक बैठिए आप सेम टाइम में हमें लगता है कि हमें ये भी चीज़ें जाननी चाहिए, हमें वो भी चीज़ें जाननी चाहिए, मुझे साइंस भी आ जाए, मुझे सारी चीज़ें आ जाए। लेकिन मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगी, यहाँ पर एक छोटा सा एग्जांपल मैं देती हूँ। आप में जो टैलेंट है, जैसे मैंने पहले भी कहा, आज यहाँ पे बहुत सारे बच्चे हैं, बहुत सारे पेरेंट्स हैं, काफ़ी बच्चों ने बहुत अच्छे प्रश्न पूछे हैं और कुछ बच्चे जो शांत बैठे हैं, मुझे भी पता है कि आप में भी टैलेंट है तभी आप यहाँ तक पहुँचे हो। लेकिन इन सारे बच्चों में मुझे दो नाम बहुत अच्छे से याद हो गए, एक तो महक और दूसरा अंकिता। क्यों याद हुए आप बताओ, क्यों याद हुए? क्योंकि आप लोगों के अंदर जिज्ञासा है चीज़ों को जानने की, चीज़ों को पूछने की। तो जैसा आज आपने इस मंच को या यहाँ जितने लोग बैठे हैं, ये मुझे लगता है कि जितने भी लोग यहाँ पे उपस्थित हैं सब जान गए कि अंकिता है ये यहाँ से आई हुई है, जाना ना सबने। तो ऐसे ही आप में जो क्यूरियोसिटी है चीज़ों को जानने की, समझने की, उनको आप चालू रखो। मैं टू बी वेरी फ्रैंक एजुकेशनली शायद इसका जवाब बहुत ज़्यादा न दे पाऊँ, लेकिन जितना मैंने शास्त्रों को पढ़ा है, समझा है, कहीं ना कहीं आज आप देखेंगे, अगर अयोध्या से आप लंका की दूरी की बात करते हैं, जब हम दशहरा और दिवाली दोनों के बीच का जो टाइम है, और हम अगर डिस्टेंस भी हम देखें तो लंका से आज भी अयोध्या पहुंचने में समय उतना ही लगता है जितना हमारे शास्त्रों में बताया गया है। अगर साइंटिफिकली भी हम चीज़ों को देखें तो साइंस भी उसी चीज़ को कहता है कि वो फैक्ट है। तो कहीं ना कहीं अगर आपके दिमाग में ये चीज़ें हैं तो मुझे लगता है कि आपको एक अच्छे गुरु अगर मिलते हैं तो निश्चित ही आप पे जो दिमाग में जो आपकी चीज़ें हैं उसको सही रास्ता ज़रूर मिलेगा। और अगर पॉसिबल हो जो आप में, क्योंकि पुलिस जी मैं बिल्कुल एक चीज़ कहना चाहूँगी, आदरणीय गोयल जी भी हैं जो अपने क्षेत्र में करने भी वाली हूँ, कि जो 12th के जो पास आउट बच्चे हैं, स्पेशली हमारे रूरल एरिया से या फिर डिस्ट्रिक्ट प्लेसेस से, शहर की तो बात नहीं करूँगी, राजधानी की, तो इस तरह की जिज्ञासाएं बहुत है बच्चों के मन में। तो अगर पॉसिबल हो सके हम ऐसे कुछ काउंसलर्स, कैरियर काउंसलिंग के लोग हम ला पाएँ कि जो आपके मन में जो चीज़ें हैं, मुझे लगता है कि जो हमसे बेहतर आपकी चीज़ों का जवाब दे सकें। तो मैं अपने क्षेत्र में प्लान ज़रूर करी अंकिता, और आपका नंबर मैं लूँगी, और जिस भी दिन वो डेट रहेगा आपके मन में जो भी जिज्ञासा हैं, जो स्पीकर्स आएंगे मेरे पास में, निश्चित ही आप वहाँ पर आ करके आपके प्रश्न के जवाब ज़रूर ले। लेकिन ये बहुत अच्छी बात है कि आपको साइंस के साथ साथ अपने शास्त्रों में भी इंटरेस्ट है, बहुत अच्छी बात है। थैंक यू मैम। मैम एक चीज़ और पूछनी है
मेरे को सीखने का तो बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी होती है, बट एक्चुअल में क्या होता है ना, जैसे कोई सामने वाला होता है ना तो हमेशा मेरा मजाक बनाते रहता है, तो मैं अपने लिए स्टैंड नहीं कर पाती कि नहीं मैं सही हूँ। पता नहीं क्यों मेरे को ऐसा लगता है कि हो गया, जाने दो, अगर कोई कुछ गलत भी बोलता है ना तो कौन मुंह लगाए ऐसे करके। तो मम्मी मेरे को डांटती भी है कि क्यों सुनती है तू, मतलब। देखिए अंकिता, रिएक्ट नहीं करना ये आपकी कमज़ोरी नहीं है, ठीक है, ये आपका गुण है। अगर हमको आज कोई कुछ गालियाँ दे रहा है या कुछ भी गलत शब्द बोल रहा है, जैसे आपने बताया कि आपका मजाक उड़ा रहा है, अगर ठीक है उसका माइंड थॉट जो है वो हम बदल नहीं सकते, लेकिन सामने वाले की बातों का हम पे असर तब होगा जब हम उसको अलाउ करेंगे कि आपने जो बोला वो मैंने एक्सेप्ट कर लिया। समझ रहे हैं मेरी बात को? अगर आपने मुझे 4 बातें बोली हैं तो अगर मैं उन बातों को एक्सेप्ट करूंगी तब मेरे अंदर उसका असर होगा। अगर लगता है कि ठीक है ये बेचारा ठीक है, इसको बोलने देते हैं, इसकी मन की बातें निकल गई, लेकिन मैंने इससे गलत चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं किया है, मैं जैसी हूँ मैं ठीक हूँ, अगर लगता है कि मुझे सुधारना है तो अपने आप में सुधार करूँगी। तो जो संयम से आप शांत रहती हैं आपकी कमज़ोरी नहीं है, ये आपकी ताकत है। चुप रहना कमज़ोरी नहीं होती, ध्यान रखिए इस बात को। कभी-कभी माइंड में ऐसा आता है ना कि लोगों के सामने सेल्फ रिस्पेक्ट मेरी पूरी ख़त्म हो जाती है, तो वो ऐसा माइंड में, क्योंकि मेरे साथ मेरी अभी स्कूलिंग लाइफ में बहुत सवाल पूछने से कभी सेल्फ रिस्पेक्ट पर कभी कोई बात नहीं आती। बट एक चीज मैं आपको बोलता हूँ, अभी आप लोग सब स्टूडेंट हैं, अगर भावना जी आप इजाजत दें तो भौतिक शास्त्र के जो जनक माने जाते हैं वो ये लिखते हैं कि मानव के दिमाग में कभी ऐसी कोई कल्पना ही नहीं आ सकती जो यथार्थ में कभी ना हुई हो, बस वो हमारे सामने या तो बहुत पहले हो चुकी है या बहुत बाद में होने वाली है, उसे सामने आने में वक्त लगता है। तो आप प्रिपरेशन जारी रखिए, सवाल पूछने की पद्धति आप अपनी जारी रखिए, जवाब आपको मिलते जाएंगे और एक दिन ये आपकी पहचान भी बनेगी जैसे आज पहचान बन गई। जोरदार तालियां जरा आप इस बच्ची के लिए बजाइए। और मैं चाहता हूं और भी बाकी लोग पार्टिसिपेट करें, अपनी बात पूछें। जी यहां पहुंचिए माइक लेकर, अपना नाम बताइए और बेटा सीधा सवाल पूछिए। नमस्ते मैम, मेरा नाम निधि रानी मधुकर है, मैं मुंगेली जिले के एक छोटे से गांव से आई हूँ। और मैम मैं बताई कि मैं छोटे से गांव से है ना, तो मेरे अभी 12th में 93% आए हैं और मेरे पापा एक फार्मर है, तो उनके लिए मेरा 93% लाइक उनको 99% फील होता है, बहुत प्राउड फील करता है। और क्या बोला आपने? 93% है। हाँ, वो उनको 99% की खुशी देता है, ऐसा मैं बता रही हूँ। लाइक वो परसेंटेज मेरे 93 है, बट ऐसा लगता है कि 99% आए, जिसके अकॉर्डिंग मेरे पेरेंट्स प्राउड फील करते हैं, उनको जितनी खुशी होती है। और फाइनेंशियली उतने स्ट्रॉन्ग नहीं है जैसे मैं बताऊँ, बट मेरे सपने बहुत बड़े कि मैं पॉलिटिक्स में भी जाना चाहती थी, लेकिन मेरे को डॉक्टर भी बनना है, तो मैं सोची कि डॉक्टर बन के ही सेवा करनी है सबकी। और मैं अभी नीट के लिए ड्रॉप भी ली हूँ और फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग नहीं तो बहुत डिफ़िकल्टी भी आती है। कई जगह मेरे पापा का भी लोन भी चल रहा है, तो बहुत डिफ़िकल्टीज आती है पढ़ने के लिए। कभी कभी ऐसा लगता है कि काश कोई तो होता कि जो मेरा हेल्प करता पढ़ाई में, मेरे को हेल्प करता, तो मैं अपनी पढ़ाई पूरी कर पाती। क्योंकि मेरे कोचिंग में बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको मैं देखती हूँ उनके पास बुक्स बहुत है, कभी ऐसा लग जाता है कि उनके पास इतनी सारी मटेरियल है, वो अच्छे से पढ़ पाएंगे, मेरे पास नहीं है, मैं कैसे करूँ? और मेरे को डॉक्टर भी बनना है, तो कहीं ना कहीं सपना है कि जब मैं कहीं बन जाऊँ, कुछ अच्छा बन जाऊँ, तो मैं जो भी मेरे जैसे स्टूडेंट्स हैं उनको मैं एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करूँ, मैं उनको फ्री कोचिंग कराऊँ कि वो मेरे जैसा ये सब वो सफ़र ना कर पाए। और बहुत सारे ऐसे भावना जी अब एक नहीं 2 लोग हैं जो आपके रास्ते पर चलकर लोगों की मदद करना चाहते हैं। जो 2 इससे हम समझ पाए, एक तो उनका अपनी समस्या को लेकर के था, लेकिन दूसरा समाधान की तरफ भी है कि अगर हम पॉलिटिक्स ज्वाइन करते हैं तो शायद हमको समाधान भी मिले। कुछ कहेंगे आप? आज आप कई लोगों को समाधान आप स्वयं भी दे रही हैं। क्योंकि मेरा सपना ये है, तो बहुत लोग डीमोटिवेट भी करते हैं, लाइक है ना, लाइक अभी 12th में जब मेरी परसेंटेज आए, बहुत सारे कुछ थे जो मेरे को कॉन्ग्रेचुलेट भी नहीं किए, तो उस पॉइंट पे पता चला कि कौन सच में अपना है, कौन नहीं है। नाम क्या बताया बेटा आपने? मैम निधि। ओके, बैठिए निधि। देखिए क्या होता है, आप जिस एज में हैं, ठीक है, उस एज में ये चीज़ें नेचुरल हैं। हम सेम एज के आपके बच्चे हैं, सबका माइंडसेट है, थोड़े कॉम्पिटिशन्स होते हैं। और जहाँ तक डीमोटिवेट करने की बात मैंने जो अपने लाइफ में सीखी है, आपको आपके अलावा कोई डीमोटिवेट नहीं कर सकता। जैसे कि मैंने पहले भी कहा, आपको कोई व्यक्ति उसी हद तक के आपको परेशान कर सकता है या खुश कर सकता है जहाँ तक आप किसी व्यक्ति को अलाउ करते हैं। अलाउ करने का मतलब ये है कि अगर आपने कोई अच्छी चीज़ें
या कोई बुरी चीज़ है, दोनों आपको किसी ने अगर किसी ने व्यक्ति ने कही और आपने उसको अपने अंदर ले लिया कि हाँ मैं ऐसी हूँ, मैं अच्छी हूँ या मैं बुरी हूँ, तो वो आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया। जहाँ तक डीमोटिवेशन की बात है, मुझे जो लगता है, मैंने सीखा है कि लाइफ में से बहुत सारे चांसेस आते हैं या बहुत सारे ऐसे मौके आते हैं कि लगता है कि बस अब इसके बाद तो मेरा कुछ नहीं होने वाला, इसने मुझे ये बोल दिया, वो बोल दिया। लेकिन एट द सेम टाइम अगर आप ये चीज़ें मानोगे कि ठीक है इसने ये बोल दिया, तो क्या मैं एक्चुअल में ऐसी हूँ? और जब तक आप मानोगे कि हाँ मैं ऐसी हूँ, आप मान के चलिए आप वाकई में डिमोटिवेट हो गए। अगर आप मानते हैं कि नहीं, मैं उसके बोलने से मैं ऐसी नहीं हो जाती हूँ, मुझे पता है कि मेरे अंदर क्या क्षमताएं हैं, कि हम जब ये बोलते हैं कि हम मिडिल क्लास के बच्चे हैं या हमें वो फैसिलिटीज़ नहीं मिल पाती हैं या वो मटेरियल नहीं मिल पाता है जो आज एक लेवल के बच्चों को मिल पाता है, मुझे ये चीज़ें लगती हैं कि जितना स्ट्रॉन्ग, जितने मजबूत आज एक मिडिल क्लास घर के बच्चे, क्योंकि मैं भी अपना अगर बताऊं, मैं बहुत ज़्यादा कोई हाई फाई घर की बच्ची नहीं थी। जब मैं स्कूल में थी, जैसे मैंने बताया, मेरी मदर प्रोफेसर थी, खेती थी, फैमिली बहुत अच्छी है, ये नहीं बोलूँ कि किसी प्रकार से कोई कमी थी, लेकिन बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी ना हमने कभी कोशिश की ना उसके लिए दिमाग लगाया। लेकिन यह था कि जितना अचीव किया उसमें खुश थे। तो मैं आपको यही कहना चाहूँगी कि जो मिडिल क्लास हम बच्चे रहते हैं, हमारे अंदर कहीं ना कहीं एक ऐसा आत्मविश्वास रहता है, क्योंकि हमने अपने पेरेंट्स का संघर्ष देखा है और वो संघर्ष से उभर करके हम जहाँ तक पहुँचे हैं ना, तो वो हमारे पेरेंट्स का संघर्ष और जो छोटी छोटी चीज़ों में हमको शायद सेक्रीफाइस जो करना पड़ता है, वो हमारे लिए सबसे मजबूत आधार है आगे बढ़ने का। आप इतना अगर चीज़ें जो आपको नहीं मिल रही उसके बाद भी आप यहाँ तक कि पहुँची, आपने 93% स्कोर किया, तो आपका ये टैलेंट है। तो मैं आपको बार बार यही कहना चाहूँगी कि जो हमारी ताकत है उसको अपनी ताकत के रूप में लें, कमज़ोरी के रूप में ना लें। और छोटा सा उदाहरण और इसके साथ में जोड़ना चाहूँगी। अभी आप लोगों को पता है पुण्य जी, हमारा विधानसभा सत्र चल रहा था। जैसा कि मैंने पहले बताया कि पॉलिटिक्स में भी बहुत सारे स्ट्रगल्स रहते हैं, बहुत सारी फाइटिंग्स रहती हैं। फाइटिंग्स मतलब ऐसा नहीं, लेकिन इंटरनल दोन देख चलते रहता है। हम लोगों को मौका मिलता है विधानसभा में अपने क्वेश्चन रेस करने का। आप लोगों में से क्वेश्चन देखा भी होगा, क्वेश्चन लगाने का क्षेत्र से संबंधित। तो मैंने पहले दिन मेरा क्वेश्चन आया, दूसरे दिन मुझे बोलने का अवसर नहीं मिला, तीसरे दिन मुझे लगा कि मेरे आज भी क्वेश्चन नहीं लग रहे हैं। मुझे अपने आप में ऐसा फील हो रहा था कि अरे मेरे अंदर लगता है कुछ टैलेंट नहीं है। मुझे एक दिन पूरा विधानसभा में मेरा आज खाली हो गया, मुझे बोलने का अवसर नहीं मिला। मुझे अपने आप में एक झुंझलाहट होने लगी कि मेरा आज का दिन, तो मेरे साथ जो रहते हैं वो मुस्कुरा रहे, क्योंकि उन्होंने मुझे देखा झुंझलाते उस दिन। तो मुझे ये लगा कि आज का तो मेरा पूरा दिन खराब हो गया। क्या मेरे अंदर टैलेंट नहीं है कि मुझे आज बोलने का मौका नहीं मिला? लेकिन फिर मैंने सोचा कि आज यहाँ पे 90 लोग हैं, अगर उनमें से एक दिन मुझे मौका नहीं मिला तो क्या हो गया, कल किसी न किसी रूप में, चाहे मैं 2 मिनट ही क्यों ना बोलूँ, लेकिन मुझे कल बोलना है। और मैंने दूसरे दिन बोला भी अपनी बात, भले ही जिस भी तरीके से बोला, जो भी रखा। तो अगर आपके अंदर वो जुनून है कि मैं यहाँ पे कम हूँ, मैं बिल्कुल कम नहीं हो सकती, मुझे कम नहीं होना है किसी तरीके से, मैं जो चाहती हूँ मुझे वो चीज़ें पानी है, तो आपको उस चीज़ों को पाने से कोई नहीं रोक सकता है। आज हम जहाँ तक पहुँचे हैं, कोई भी पॉलिटिशियन पहुँचा है, कोई एक व्यक्ति बस नहीं होता कि जो पॉलिटिक्स के क्षेत्र में हज़ारों लोग लगे रहते हैं, लेकिन मौका किसी एक को मिलता है। उसी तरीके से स्टूडेंट्स बहुत हैं, आपको लाइफ में जो अचीव करना है वो आपकी अपनी मेहनत पे, आपके अपने जुनून पे मिलेगा। तो जिस जुनून की आप बात कर रहे हैं ना, वो आपका संघर्ष जो है वही आपको एक दिन बहुत आगे लेके जाएगा। ठीक है निधि? एक बहुत अच्छी बात भावना जी ने की है, आपकी बात का जवाब जो उन्होंने दिया है, अगर आप समझे तो बहुत बड़ी बात की। आज से पहले, आज आप इस हॉल में हैं, अपने पूरे जिले के हजारों बच्चों को पीछे छोड़कर आप यहाँ बैठी, बेटी होकर, उन सारी बाध्यताओं, उन सारे तानों, उन सारे दुरु परिस्थितियों को हराकर आज आप यहाँ हैं। आप सम्मानित हो रही हैं, आपके परसेंटेज को, आपके चेहरे को यहाँ सम्मान मिल रहा है। क्यों? क्योंकि आपने बिना हार माने अपने सवालों और अपनी जर्नी को जारी रखा। तो अगर आप आगे भी ऐसा ही करती रहेंगी तो धीरे धीरे करके वो बोलने वालों की संख्या कम हो जाएगी, आपके फॉलोअर्स की संख्या बढ़ जाएगी। एक बार जोरदार तालियां आप अपने लिए भी बजाइए और याद कीजिएगा इस पल को जो भावना जी ने आपको कहा है। आज के मोमेंट को याद कीजिएगा। जी नमस्ते मैम। मैम मेरा नाम सोनाली साहू है, मैं राजनांदगांव जिले से आई हूँ। मैम मेरा क्वेश्चन है, आपने इतना कुछ अचीव किया है तो आपके रास्ते में बहुत सारे हर्डल्स भी आए होंगे, तो जब आप अंदर से फील होता है कि नहीं मैं नहीं कर पाऊंगी, तो उस टाइम आपने खुद को कैसे मोटिवेट किया? देखिए, ऐसे बहुत सारे मौके न सिर्फ मेरे साथ बल्कि बहुत सारे लोगों के साथ आता है कि लगता है कि अब बस इसके बाद तो शायद बहुत मुश्किल है। लेकिन जब आप कुछ समय अपने आप को देंगी, 10 मिनट आप अकेले बैठेंगे और लगता है कि क्या बस हमारा सफ़र यहीं तक था, इसके बाद हम लोगों को क्या हमारी पहचान नहीं रहेगी,
क्या अगर मैं अपनी बात करूं, जब मैं सोचती थी, मैं जिला पंचायत से मैंने शुरुआत की, तो मुझे लगता था कि जब डिफ़िकल्टीज़ आती थी इलेक्शन के पहले भी, टिकट्स और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो मुझे लगता था कि क्या मेरी राजनीतिक करियर मेरा क्या यहीं तक है, क्या मैं आगे नहीं बढ़ पाऊंगी। थोड़ा देर डिप्रेशन ज़रूर होता था कि लगता था कि पता नहीं कैसे होगा, क्या होगा, लेकिन लगता था कि शायद मैं अगर रुक गई तब तो 100% कुछ अचीव नहीं कर पाऊंगी। तो कुछ नहीं अचीव करने से अच्छा है कि अपनी जर्नी आप चालू रखें। जहाँ पर आप रुकेंगे, मान के चले कि आप वहाँ रुक चुके हैं। जहाँ पर आप लग रहा है कि नहीं ठीक है, यहाँ मैंने कुछ ब्रेक ज़रूर लिया है, लेकिन ये मेरा मंजिल मेरी आखिरी नहीं है, ये मुझे आगे बढ़ना है, तो मुझे लगता है ज़रूर आप आगे बढ़ेंगे। मैंने एक उम्मीद की बात की थी कि उम्मीद होनी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। जहाँ पे आपको लगता है ना कि आज सबसे मेरे साथ बुरा हुआ है, वहाँ पर आपको लगेगा कि नहीं यार, कल की सुबह फिर निकलने वाली, कल हो सकता है मेरे लिए बहुत अच्छा दिन होगा। तो वो अच्छे दिन का जो वेट रहता है, अच्छे काम करने का जो वेट रहता है, मुझे लगता है सेल्फ मोटिवेशन की जो हम बात करते हैं वो आपके अंदर रहती है। और आपको खुद को मोटिवेट करना, आप ये मत सोचिए कि अगला व्यक्ति आ करके कोई आपको समझाएगा। उस कंडीशन में हम लोगों से हम सहारा ढूंढते हैं, कोई हमारे सपोर्ट में आता है। मैं बार बार ये चीज़ बच्चों से ज़रूर बोलना चाहूँगी, आपकी जो एज है उस एज में हम सोचते हैं कि काश हमें कोई मोटिवेट कर पाता, काश हमें कोई अच्छा गुरु मिल पाता, काश हमें कोई अच्छा फ्रेंड मिल पाता। मैं ज़रूर बोलूँगी ये चीज़ को कि जब तक आप खुद अपनी मदद नहीं करेंगे, किसी व्यक्ति के सहारे की उम्मीद मत कीजिए। व्यक्ति जो सहारा देता है उसका अपना एक लिमिट रहता है, लेकिन जो मेहनत करनी है, जो अचीव करना है, वो आपको ही करना है, जो खोना है वो आपने ही खोना है। तो पाने के लिए जितनी मेहनत कर सकते हैं, सेल्फ मोटिवेट होइए और बिल्कुल उद्देश्य लेके चलिए अपना। भावना जी, आपसे सभी लोग बहुत सारे सवाल पूछ रहे हैं। एक छोटी सी बात मुझे लगता है कि सारे स्टूडेंट्स को पता चलनी चाहिए, और अगर आपके द्वारा पता चलेगी तो बहुत अच्छी बात है। राजनीति में आना आसान बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हम आप लोगों को क्लोजली देखते हैं। चाहे आप किसी राजनीतिक परिवार से हों, चाहे आप संघर्ष करके राजनेता बने हों, आप जिस मुकाम पर हैं वहाँ तक आना भी बड़ा मुश्किल है। बहुत से बच्चे जो आज यहाँ कह रहे हैं कि यात्रा में, सफ़र में, तैयारी में आपको डीमोटिवेट करने वाले लोग ज्यादा मिलते हैं, आपको भी मिले होंगे। कैसे आप उनको फेस करती हैं? क्या चीज ऐसी है जब आप बहुत लो फील करती हैं तो उसको सुनने के बाद, उसे देखने के बाद, उसे पढ़ने के बाद आप वापस अपनी यात्रा में जुट जाती हैं, वो क्या है? देखिए, मुझे लगता है चाहे एज अ वेमेन अगर मैं बात करूँ, ना सिर्फ पॉलिटिक्स बल्कि अगर किसी भी फील्ड में बात करूँ, तो निश्चित ही महिलाओं के लिए, थोड़ा सा माइक पास करें, महिलाओं सब के लिए सुन पाएं। चुनौतियाँ। आवाज़ आ रही है मेरी आप लोग को? ऑडिबल है? ठीक है। मुझे लगता है कि चुनौतियाँ ज़्यादा हैं, लेकिन मुझे लगता है कि एक महिला होना आपकी ताकत भी सबसे ज़्यादा है। जैसे कि मैंने पहले भी कहा है, महिलाएं मल्टी टैलेंटेड होती हैं। अगर एक चीज़ को कभी गांठ बांध ले कि मुझे ये पाना है, तो फिर कितनी भी परेशानियां आ जाए हम पीछे नहीं हटते हैं। तो मुझे लगता है कि एक वो जुनून था कि जो पुरुष प्रधान समाज की हम बात करते हैं, जहाँ आज भी अगर ये कॉन्सेप्ट है कि भाई महिलाएं हैं, तो पहले वो, मैं बहुत फ्रीली बोलना चाहूँगी इन चीज़ों को, कि चाहे पॉलिटिक्स की बात करूँ चाहे कहीं भी, कि अगर कोई महिला पॉलिटिशियन है तो वो पहले से किसी को सम्मान दे, पहले से झुके। सम्मान देना बहुत अच्छी बात है, लेकिन सिर्फ महिलाओं से, किसी भी फील्ड की मैं बात करूँ, सिर्फ महिलाओं से ये चीज़ उम्मीद करना कि महिला ही इसकी शुरुआत करें, मुझे लगता है कि ये थॉट कहीं ना कहीं बदलनी चाहिए हमको, क्योंकि समाज जैसा हमने बताया बदल रहा है। तो निश्चित ही बहुत सारी चुनौतियाँ थीं, और मैं बिल्कुल कहना चाहूँगी कि जैसा एक कंपटीशन क्षेत्र में होता है, मैंने एग्जाम्पल भी दिया कि अगर आप आधी रात में कहीं जा रहे हैं, तो आज भी महिलाएं एक बार सोचती हैं क्या सोचेंगे, मैं इस समय परेशानी है। मैंने वो चीज़ कभी नहीं, विधायक होता तो शायद इन चीज़ों को बेहतर कर सकता था, शायद उसमें प्रशासनिक पकड़ ज़्यादा होती। ये बात मैंने शुरू से मान के चली कि इस मिथक को मुझे तोड़ना है, इस झूठ को तोड़ना है। तो आज भी इसलिए मैं हर क्षेत्र में जो एक पुरुष कर सकता है अपने क्षेत्र में, बिल्कुल मैं उसका प्रयास करती हूँ कि क्षेत्र में वो सारी चीज़ें कर पाऊँ। तो सेल्फ चैलेंज और सेल्फ मोटिवेशन ये आपको बहुत सारी राह दिखा सकता है। और कोई पूछना चाह रहे थे यहाँ से? जी बेटा पूछिए, सवाल पूछे, अपना नाम बताइए। मेरा नाम कुमारी पुष्पा यादव है, मैं बस्तर के माड़पाल गांव से आई हूँ। मेरा सवाल यह है कि मैम, आप अपने राजनीतिक जीवन और अपने पारिवारिक जीवन में किस प्रकार समन्वय बना के रखते हैं, जिससे हम भी अपने छात्र जीवन में उसी प्रकार के समन्वय बनाए रखें? बैलेंस कैसे बनाती हैं? गुड क्वेश्चन, एक बार जोरदार तालियां। ये टॉपर बच्चे हैं, इनके सवाल अभी तो शुरू हुए हैं। काफ़ी सीरियस क्वेश्चन पूछा है आपने। सीरियस इसलिए बोल रही हूँ कि ऐसे प्रश्न की उम्मीद मुझे मम्मियों से थी कि शायद मम्मियों से ऐसा प्रश्न आएगा, क्योंकि जब एक मैरिड वीमेन जब वर्किंग वुमेन रहती है, तो एक्चुअली मानती हूँ मैं डिफ़िकल्टी ज़्यादा आती है, क्योंकि आपको अपने फैमिली
और जिस प्रोफेशन में आपको उसको मैनेज करना पड़ता है। लेकिन जैसे मैंने बताया कि चाहे आप स्टूडेंट्स हो, चाहे किसी वर्किंग वुमेन हो, चाहे किसी भी फील्ड में हो, मेल हो फीमेल हो, आपको सेल्फ डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने अपने लिए डिसिप्लिन बनाया है कि मेरा इतना समय मेरे परिवार को है, इतना समय मेरे काम को है, अगर उसको आप 1 महीने 2 महीने भी आप उसको रूटीन में लाती है तो आपको शेड्यूल बन जाता है। उसी तरीके से मेरा भी है, जैसे 7 डेज़ हैं वीक में, 7 डेज़ में से 5 डेज़ में अपने क्षेत्र में पंडरिया, जो यहाँ से मुझे लगता है कि ऑलमोस्ट 200 किलोमीटर होगा रायपुर से, वहाँ क्षेत्र में रहती हूँ क्योंकि मेरी फैमिली रायपुर में भी रहती है। तो हफ्ते में 1 से 2 दिन मेरा रायपुर में बिल्कुल फिक्स है। तो कोशिश करती हूँ कि बैलेंस कर पाऊँ, क्योंकि मेरी बिटिया काफ़ी छोटी है, अभी छोटी वाली क्लास 6 में है। तो कोशिश है, बाकी तो आपकी मम्मी ज़्यादा अच्छा बता पाएगी कि परिवार को और बच्चों को कैसे मैनेज करती है वो भी, क्योंकि सब में ये टैलेंट मुझे लगता है यहाँ पर जितने बैठे हैं सब। तो मम्मियाँ भी सुपर मम्मीज हैं, तो आप अपनी मम्मी के लिए भी एक बार जोरदार तालियां ऐसे बजा सकते हैं। इवन सारी मम्मीज के लिए और थोड़ी जोरदार होना चाहिए भाई। सुबह उठाने से लेकर रात में सुलाने तक, वही आपकी एक तरीके से आज की तारीख में टाइम प्लानर और मैनेजर है। जी बेटा बैठिए, दूसरा कोई बच्चा पूछिए। जी जी पहुंचिएगा यहाँ तक। फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी को प्रणाम। मेरा नाम सुहानी राठौर है और मैं गौरेला पेंडा मरवाही ज़िले के सधवानी ग्राम से हूँ। मैम मेरा सवाल ये है कि सपने तो हर कोई देख लेते हैं, लेकिन वित्तीय मतलब आर्थिक अभाव में उस सपने को पूरा कर पाना हर किसी की बस में नहीं होता। जैसे कि मैं एक ग्रामीण इलाके से हूँ जहाँ मतलब आर्थिक अभाव रहता है, हम सभी सपने देखते हैं। मेरे जैसे अनेक विद्यार्थी हैं जो जिनमें बहुत सारा टैलेंट्स है, जो होशियार हैं, लेकिन आर्थिक अभाव के कारण और उचित उद्देश्य के कारण, उचित गाइडेंस के कारण वो अपने सपने को पूरा नहीं कर पाते। तो मैं चाहती हूँ कि आप इस में मेरी सहायता करें। जी देखिए, आज भी ऐसे अगर मैं छत्तीसगढ़ की बात करूं, आज भी बहुत सारे ऐसे ग्रामीण क्षेत्र हैं जहां पे मुझे लगता है कि एजुकेशन सिस्टम थोड़ा सा और डेवलप होना ज़रूरी है। बिल्कुल आपकी बात से मैं एग्री करती हूँ। हम जिस क्षेत्र से आते हैं, जहाँ मेरा विधानसभा भी है, काफ़ी वनांचल जैसे मैंने बताया बैगा आदिवासी क्षेत्र है, वहाँ भी बच्चों को डिफ़िकल्टी होती है फाइनेंशियली, आर्थिक रूप से तो परेशानी है, लेकिन उनको ये भी दिक्कत है कि जो एडवांस जो टेक्नोलॉजी है वो बच्चों तक नहीं पहुंच पाती है। और आप लोगों के कारण ही आज जो यहाँ पे एक अवार्ड जो रखा गया है, जो स्कॉलरशिप रखी गई है, ऐसे बहुत सारी संस्थाएं, बहुत सारे ऐसे NGOs लगातार सामने आ रहे हैं जो हमारे जो दूरस्थ वनांचल के जो बच्चे हैं उन तक पहुँच पाएँ। तो मुझे लगता है कि अगर ऐसे भी कोई डिफ़िकल्टी आती है कि आपको फ्यूचर कुछ करना है, बिल्कुल आप मुझसे संपर्क कर सकती हैं। और अगर आप अच्छे स्टूडेंट हैं और लगता है कि आप बहुत अच्छा कुछ अचीव कर पाएंगे, तो आपके सपोर्ट के लिए मुझे बहुत खुशी होगी अगर ऐसा मौका मिलता है तो। चलिए एक बार जोरदार तालियां भावना जी के लिए भी बजाइए। तो बेटा, अभाव जितने ज़्यादा हैं, सफलता का मज़ा उतना ही ज़्यादा आएगा। आज आप एक कामयाबी प्राप्त कर चुकी हैं, आगे भी आपको कामयाबी मिलेगी। आपको सतत लगे रहना पड़ेगा और मदद के रास्ते भी आपको खुलते जाएंगे, ऐसे द्वार आपके लिए निकलते जाएंगे। जी यहाँ आइएगा, यहाँ जी जी। हेलो मैम, जैसे कि आपने बताया कि स्कूल लाइफ, आप अपना नाम बताइए पहले, नाम बताइए। महक, मेरा नाम महक है। जैसे कि आपने बताया कि कॉलेज लाइफ और स्कूल लाइफ डिफरेंट होती है, और मेरी कॉलेजेस चालू हो गए हैं, तो मुझे पता है थोड़ा डिफरेंस फील हो रहा है। तो आप मुझे कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स दे सकते हैं क्या कि मेरी कॉलेज लाइफ कैसे सक्सेसफुल हो जैसे मेरी स्कूल लाइफ रही है? आप मुझे बताइए, आपको क्या डिफरेंस लग रहा है कॉलेज में और स्कूल में? मैम जैसे स्कूल में जाते थे, पहले हमारा असेंबली होता था, सारे जितने भी क्लासेस लगते थे सब में एक बेल लगता था कि 40 मिनट की क्लास है तो बेल लग रहे हैं। लेकिन कॉलेज में ऐसा कुछ नहीं होता है, मैंने फील किया है। हम कॉलेज जाते हैं, हमारे एक शेड्यूल आ जाता है कि यहाँ आपकी क्लासेस होने वाले हैं, सेशन होने वाले हैं, आपको वहाँ पहुँचना है। हम वहाँ पहुँच रहे हैं, कौन है वहाँ उससे उनको मतलब नहीं होता है। आप जब क्लास 3rd 4 में थी या 5th 6 में थी जी, तो आपकी मम्मा आपको स्कूल छोड़ने जाती थी? नहीं, मैं बस से जाती थी। बस में जाते थे जी। क्लास 12 तक आप बस में गए? जी ठीक है। हम जब स्कूल में थे तो हमारी मम्मी हमको क्लास 5 6 तक के छोड़ने जाती थी। ठीक है। जब हम 9 10 11 12 पढ़े तो हमको, क्योंकि बसेस तो हमारे गवर्नमेंट स्कूल में थी नहीं, हम पैदल स्कूल जाते थे। ठीक है। जब हम कॉलेज में आए हम स्कूटी पे जाने लगे।
मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि देखिए जब नर्सरी में रही होंगी आपने शुरुआत कहाँ से की, ABCD से की, धीरे धीरे आपका सिलेबस बना, सारी चीज़ें एड ऑन होती गई। तो बताने का मेरा मतलब ये है कि लाइफ का हर स्टेज कहीं ना कहीं आप में एक चेंजेस लेके आता है। स्कूल जो आपका है वो आपका एक स्टेप था, आज आप जो कॉलेज पहुँची आपका सेकेंड स्टेप है। लेकिन इन दोनों चीज़ों में जो कॉमन चीज़ है वो है आपके अंदर का डिसिप्लिन। स्कूल की जब बेल बजती थी कहीं ना कहीं आपके दिमाग में चीज़ें थी कि अरे बेल बज गई है, मुझे क्लास तक के पहुंचना है, थी ना ये चीज़ें। तो आज अगर आपको लगता है कि मेरे पीरियड का टाइम हो गया है, ये मेरे पीरियड का टाइम है, मुझे तो क्लास में पहुंचना है, तो बेल बजे ना बजे इससे फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो मैं जहाँ तक बात करूँ सेल्फ डिसिप्लिन वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार जोरदार तालियां भावना जी के लिए। संकेत हो चुका है मुख्यमंत्री जी के आने का। मैं चाहता हूं जोरदार गड़गड़ाती तालियां भावना बोहरा जी विधायक पंडरिया के लिए लगातार बजें। थैंक यू सो मच भावना जी। थैंक यू सो मच एवरीवन। मुझे भी आप लोगों से बहुत कुछ सीखने का मौका मिला है। थैंक यू IBC की पूरी टीम को, आदरणीय गोयल जी को, रविकांत जी को, पुनीत जी को, सबको बहुत धन्यवाद। और निश्चित ही आप लोगों से जल्दी मिलने का अवसर मिलेगा। थैंक यू सो मच।